तीन चैप्टर है पूरा फिजिक्स में, 3 चैप्टर ही मान के हम चलते हैं, है ना। और पहला चैप्टर है, क्या तारीख है आज? 29। तो पेज भी ठीक से नहीं लगाया है। कौन लगाया है पेज? ऐसे पेज लगाया जाता है। क्या नाम है किसी का? अभी वो नाम एक्सचेंज कर लो, नहीं हो रहा है से नाम। बड़का का नाम से कोई दिक्कत नहीं है। क्या तारीख है आज बताओ? 29 तारीख। चौथा महीना है ना। फर्स्ट दिन लिखते हैं, उसके बाद तुम्हारा काम है लिखो नहीं लिखो। तो फिजिक्स, भौतिकी, फिजिक्स में 3 चैप्टर हम लोग इसको पढ़ेंगे। पहला है लाइट, है ना। दूसरा है करंट। हाँ तो बताओ, इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ेगा, सिर्फ हिंदी में? दोनों में। पहला चैप्टर लाइट हो गया, दूसरा चैप्टर करंट हो गया, और तीसरा चैप्टर मैग्नेट हो गया। उसके बाद एक चैप्टर है पर्यावरण करके, इसमें है केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए, वो ऊर्जा के स्रोत है, तो वो पढ़ने वाला नहीं है ना। वो वैसे उसको मान के नहीं चलते हैं। मेनली 3 चैप्टर ही होते हैं फिजिक्स में, 10th के फिजिक्स में मेनली 3 चैप्टर ही है। ये हो गया प्रकाश, ये हो गया करंट, इलेक्ट्रिक करंट जिसे हम लोग कहते हैं, विद्युत धारा, ये हटा हुआ गया, सटा के मत लिखना, विद्युत धारा, और ये हो गए चुंबक, क्योंकि पहले सिलेबस बारे में पता होना चाहिए। लाइट्स हैं, लाइट्स को फिर इसमें 2-3 पार्ट में बांट दिया है। एक पार्ट हो गया प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन बताएंगे कि क्या होते हैं। फिर इसका दूसरा पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। और किसी किसी बुक में फिर इसको अलग से एक पार्ट फिर बांट दिया है, ह्यूमन आई, है ना, मानव नेत्र। किसी में मिलेगा और किसी में पता नहीं सा टीम है कि नहीं, इसमें तो शायद है। यानी कि मेनली 3 चैप्टर ही हमको पढ़ना है, लाइट्स पढ़ना है, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है, मैग्नेट पढ़ना है। समझ में आ गया ना। यदि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स अच्छे से समझ में आ जाता है, इसमें यदि मान लो यदि 5 दिन लगा हमको पढ़ाने में, तो इसमें 2 दिन हम कंप्लीट हो जाएंगे सिलेबस। समझ में आ गया ना। तो पहले हम लोग ये सीखेंगे, फर्स्ट चैप्टर पढ़ लेंगे, लाइट पढ़ेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में लाइट से। साइंस से कितना क्वेश्चन आता है? 70 मार्क का ना, कि 80 नंबर का? साइंस से कितना क्वेश्चन आता है? 80 है। 12 में 70 पूछता है शायद उसमें। तो 80 क्वेश्चन आएंगे साइंस से, और इस 80 क्वेश्चन में फिजिक्स रहेंगे, केमिस्ट्री रहेंगे, और बायो रहेंगे। और सबसे इक्वल नंबर, जैसे इसने कहा 80 नंबर है, तुमने बताया है 80 नंबर बताया है, 80 में 3 से भाग दे दो, जितना आता है। तो कितना आएगा लगभग, ये जो भी आता है, तो इस सब से बराबर बराबर क्वेश्चन आते हैं। समझ में आ गया ना। ठीक है, हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे आगे। उससे पहले जान लेते हैं कि भविष्य में चैप्टर का यूज कहाँ होगा। भविष्य में कोई भी एग्ज़ाम देते हो, जितना एग्ज़ाम सुना है कान से अभी तक, टोटल एग्ज़ाम में पूरा 10th का फिजिक्स काम आते हैं। कोनो एग्ज़ाम हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एलडीसी हो, सीएचएसएल हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सारे में काम आएंगे। दूसरा बात है, जैसे भी लोग पॉलिटेक्निक एंट्रेंस तैयारी कर रहा है, उसमें भी चैप्टर काम आते हैं, हर एक जगह काम आएगा। 12th में यदि मैथ पढ़ना होगा, ये बेसिक नॉलेज नहीं रहेगा, तो वहाँ कुछ पता नहीं चलेगा क्या कह रहा है। तो वहाँ पर ये जरूरी, यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। फिर चैप्टर का इम्पोर्टेंस बारे में पता चल गया कहाँ। तो हम लोग पहले ये समझते हैं व्हाट इज़ लाइट। हाँ, तो लाइट में क्या है, प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि प्रकाश साथ खेलना है। समझ में आ गया ना, ये समझो। तो वो चीज़ हो गया लाइट्स, वो चीज़ हमको पढ़ना है लाइट्स के बारे में। फिर खेलेंगे हम लोग करंट के साथ, बिजली को छुएंगे, देखेंगे ये करने से क्या होती है। फिर हम लोग मैग्नेट के साथ खेल कूद करेंगे। तो पहला है व्हाट इज़ लाइट, प्रकाश क्या होते हैं, तब उसके बारे में पढ़ेंगे। कोई बताएगा? हैं? तो पढ़ा है, एक बार बताओ प्रकाश क्या होते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है।
प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा ऊर्जा है, एनर्जी है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, जो कि एग्ज़ाम में जनरली नहीं आएंगे 10th एग्ज़ाम में, लेकिन आगे काम आएंगे, उसको हम डिस्कस करते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है। प्रकाश दिखता नहीं है। प्रकाश दिखता है? नहीं दिखता है। प्रकाश वस्तु को दिखाने में मदद करता है। जैसे इस वस्तु को हम देख पा रहे हैं क्योंकि अभी लाइट्स उपस्थित है, इसीलिए इसको हम देख पा रहे हैं, ठीक है ना। अब वही रात हो जाएगा तो इसको हम देख नहीं पाएंगे। तो प्रकाश का काम सिर्फ यही है, प्रकाश क्या करता है? वस्तु को देखने में मदद करता है, खुद दिखता नहीं है। उसकी उपस्थिति में हम चीज़ों को देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं आगे समझ में आएगा। अभी सिर्फ इतना ही समझना है कि प्रकाश की उपस्थिति में चीज़ों को हम देख पाते हैं। यदि प्रकाश नहीं हो तो चीज़ें हमको दिखाई नहीं देगी। और ये एक प्रकार का ऊर्जा है, एनर्जी है। ऊर्जा कैसे एनर्जी है? अब देखो, जैसे प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस जिसे कहते हो बायोलॉजी में, वो प्रकाश की उपस्थिति में होती है। और जितना भी धरती पर जीव जंतु है, बहुत कुछ है, वो सारा के सारा उसमें एनर्जी है। और अब जैसे सोलर लाइट में भी यूज़ करते हैं, सोलर पैनल में, सोलर पैनल में क्या हो रहा है? हम तो कुछ दे नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी बिजली बन रहा है उससे। ऊर्जा है ना, एनर्जी है। तो एक प्रकार की एनर्जी है, ऊर्जा है ना, जो कि चीज़ों को क्या करते हैं? दिखाने में मदद करते हैं। खुद दिखते नहीं हैं, दूसरे को दिखाएंगे। ये चीज़ मैंने प्रकाश बारे में जान लिया। दूसरा बात है, प्रकाश की चाल कितनी है? प्रकाश की चाल, चाल मतलब कितना स्पीड से दौड़ लगाएगा ये। तो ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या इसी को कहते हो 3 लाख किलोमीटर, यही ना होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि किलोमीटर पर सेकेंड, इसका मतलब ये हुआ 1 सेकेंड में चलेगा ये 3 लाख किलोमीटर। और ये जो स्पीड से है ये वैक्यूम में है, VACCUM, जिसे कहते हो हिंदी में निर्वात। निर्वात मतलब जहाँ कुछ भी नहीं है। इसको आगे हम समझाएंगे, अभी इतना ही समझो, कुछ निर्वात नहीं पता भी है। अभी इतना समझना है कि प्रकाश की चाल जो है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्योंकि जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसके पहले बेस तैयार होना चाहिए कि लाइट्स है कि आखिर, तब उसके साथ हम लोग काम करने में अच्छा लगेगा। तो यानी कि 1 सेकेंड में चलेगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में चलेगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड ये लाइट्स, है ना। तो ये बात हो गई। अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है, ठीक है समझ गए कितना चाल है, और ये मैक्सिमम पॉसिबल चाल है, इससे अधिक किसी का चाल नहीं है। जितना भी विमान है, हवाई जहाज़ है, एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, इससे अधिक कोई नहीं चल पाता है तेज़, चाहे कोनो भी रॉकेट हो। सबसे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, सबसे अधिक किसका चाल है? प्रकाश की चाल है। अब प्रकाश की चाल से अधिक किसी की अभी चाल नहीं संभव है। इतना ही है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी स्पीड से है, जो कि 1 सेकेंड में चलेंगे 3 लाख किलोमीटर। और धरती का डायमीटर कितना है पता है? ऐसे कुछ 1200-1300 लगभग है किलोमीटर, है ना। खैर वो नहीं जानना, हमको भी याद नहीं वो चीज़ है। तो ये समझ में आ गया ना। अब बात आती है कि सूर्य से यहाँ तक, धरती तक पहुँचने में प्रकाश को कितना समय लगते हैं? कितना लगते हैं बताओ? 8 मिनट 16 सेकेंड। 18 से 22 सेकेंड होते हैं, 16 सेकेंड मत करना, और वो हो चुका है ऑल डाटा। अच्छा, तू जैसे बोला, जैसे इसने कहा कि सूर्य से धरती तक प्रकाश पहुंचने में लगेगा 8 मिनट 16 सेकेंड, नहीं मानेंगे, प्रूफ करके दिखाओ। बता सकते हो? है प्रूफ? है? नहीं है। बहुत अब ऐसे थोड़े कोई सो को उठा होगा, ठीक है आज से प्रकाश का स्पीड है, मतलब धरती तक पहुंचने में लगेगा 8 मिनट 16 सेकेंड, ऐसा कुछ नहीं है। तो तुम लोग जानते हो, थोड़ा सा बता देते हैं, 9th में पढ़ा होगा, चाल बराबर क्या होती है? सब चीज़ उसी से निकलता है, सोचते नहीं हो। दूरी बटे समय। अभी मैंने तुमको बताया कि प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। देखो चाल पता है। यदि हमको सूर्य, ये सन है ना, अभी हम चैप्टर स्टार्ट नहीं किए, पहले कर दिए, हम लोग बेसिक चीज़ पढ़ रहे हैं ताकि फिजिक्स में इंटरेस्ट आ पाए। ये सन है ना, और यहाँ पर मान लेते हैं ये अर्थ है। अच्छा, इसके बीच का कुछ दूरी होगा, कुछ दूरी होगा इसके बीच का। यदि ये दूरी पता चल जाए, ये तो पता है कि प्रकाश की चाल कितना स्पीड दरबर लगाएगा, ये 1 सेकंड में चलेगा 3 लाख। दूरी पता, चाल पता, समय नहीं निकाल लेंगे कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना लगेगा रोशनी को? 15 करोड़ दूरी है। हाँ, जो भी दूरी है,
तो वो दूरी तुरंते हो ना, ऑन एन एवरेज दूरी है, एग्जैक्ट दूरी नहीं है, क्योंकि सन का जो शेप है ना वो इलिप्टिकल शेप है, दीर्घवृत्ताकार शेप है। अब क्या होती है मत समझो, सुन लो ऐसा कुछ वर्ड है, वो 12th में समझ में आएगा इलिप्टिकल क्या होती है, जान लो ऐसा कुछ है। तो सन का जो शेप है वो दीर्घवृत्ताकार है, इलिप्टिकल शेप है। और अर्थ का शेप भी गोलाकार स्फेरिकल नहीं है, मान लेते हैं गलत, लेकिन वो है ना, अर्थ का शेप भी स्फेरिकल, धरती भी गोल नहीं है। लेकिन हम लोग समझने के लिए ये मान के चलते हैं, अभी वो चीज़ जो है, जैसे ये सूर्य दिख रहा है ना, तो ये सूर्य है, ये मैंने सूर्य का पिक्चर लाया है ना, तो ये सूर्य है, तो दिख रहा है स्फेरिकल है, गोल समझने के लिए बना देते हैं, फुटबॉल की तरह समझो सूर्य है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं, अंडा की तरह लगभग है। इलिप्टिकल शेप उसी को कहते हैं, दीर्घवृत्ताकार, दीर्घवृत्त होगा यानी कि इलिप्स होगा वो, है ना, इलिप्स बनते हैं इस, जैसे परवल दिख रहे हो ना अंडा, इस प्रकार से सूर्य है, यानी कि ऊपर से चपटी हुई है, ऊपर और नीचे से थोड़ा सा नमरा हुआ है इधर दोनों छोर में। और अर्थ कुछ इस प्रकार, अर्थ भी स्फेरिकल नहीं है, अर्थ दिखता ऐसे है ना, लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं। अब तू खुद सोच सकते हो, सब जगह पानी भरा हुआ है, पानी का लेवल एक रंग होगा, धरती पर तो पहाड़ भी है, तो पहाड़ का ऊंचाई और धरती पानी का जो है लेवल वो एक रंग कहाँ है, तो फिर स्फेरिकल कैसे हो गया, अर्थ का शेप गोलाकार कैसे हो जाएगा, है ना। तो स्फेरिकल नहीं है, ऑन एन एवरेज मान के क्या चलते हैं, उसका शेप भी स्फेरिकल है, क्योंकि जिसके बारे में पढ़ेंगे पूरे फिजिक्स में उस बारे में पता होना चाहिए हमको, तभी उस बारे में जानकारी ले सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से है अर्थ का शेप, जो इस पिक्चर में तुमको दिख रहा है। ये जो हरा वाला दिख रहा है, ये वाला कलर, ये क्या हो गए हैं, ये पानी है, लैंड हो गया, कहीं पर पहाड़ सब होंगे, है ना, तो वो चीज़ है। तो हम लोग ये मान कर चलते हैं, एग्जाम्पल लेकर चलते हैं कि अर्थ का शेप और सूर्य का शेप वो क्या है, स्फेरिकल है, समझने के लिए। और दूसरा बात जो है, जो किताब सब में लिखे होते हैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच का दूरी, वो एक्यूरेट डाटा नहीं, वो एवरेज डाटा है, क्योंकि इलिप्टिकल शेप है। और तुमको ये भी पता है सूर्य केंद्र में है और चारों तरफ धरती चक्कर लगा रहा है, और वो इलिप्टिकल दीर्घवृत्ताकार शेप में है, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से देखो, कुछ इस प्रकार से चक्कर लगा रहे हैं, है ना। ये बीच में क्या है, सन है, और ये क्या है, अर्थ है। तो पृथ्वी, सन भी कोई ये बताते हैं कि सन ने घूम रहा है, देखो जितना भी सुने हो ना, जितना भी स्टार है, प्लेनेट है, सैटेलाइट्स है, वो सारा घूम रहा है ना, तभी वो जिंदा है, तभी वो ठीक ठाक है। यदि घूमना जिस दिन बंद करे उस दिन उसका विनाश हो जाएगा, इतना समझ सीधी सी बात। यानी कि सब चीज़ घूमता है, अर्थ भी, सूर्य भी घूमता है, वो भी किसी के चक्कर लगाता है, सूर्य भी, ये मत समझो सूर्य किसी के चक्कर नहीं लगाता है। ये सूर्य है ना, देखो घूम रहा है इसमें, ये सूर्य घूमेगा, और इसके तरफ कौन चक्कर लगाएगा, पृथ्वी, और पृथ्वी की तरफ कौन लगाएगा, चंद्रमा। अच्छा, तो अब देखो तू, या क्या पूरा ये सर्किल है, नहीं, सर्किल रहेगा, सर्कल रहेगा इस प्रकार से, तब ना ये दूरी सब त्रिज्या बराबर होंगे, लेकिन ये तो सर्किल है ही नहीं। तो सर्किल नहीं है तो जब धरती यहाँ आएगा तो दूरी कम होगा, देखो ये दूरी बीच में है ना, यहाँ से कम, और जब धरती यहाँ आएगा तो दूरी थोड़ा ज़्यादा, यहाँ आएगा तो दूरी थोड़ा सा और ज़्यादा। बात बुझ रहे हो, यानी कि जो किताब उताब में लिखा हुआ है ना, वो आधा अधूरा ज्ञान है, वो ठीक है, मतलब उतना हम लोग अब क्या करते हैं, सबको जोड़ करके ज़्यादा घटा लिया, उसका एवरेज निकाल लेते हैं। मान लो यहाँ से यहाँ लिया 1 निकला, यहाँ से यहाँ 1.5, यहाँ से यहाँ 1.25, यहाँ से 1.3, सबको जोड़ करके ज़्यादा के लिए उससे 6 से 5 से भाग दे देंगे, वो जो निकलेगा वही किताब में लिखा हुआ है। तो वही हम भी बताते हैं, क्योंकि तुम लोग को उस चीज़ का जरूरी नहीं है, वो रिसर्चर सबको और भी आगे एग्जाम में काम आते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो दूरी है ना, सूर्य और पृथ्वी के, यहाँ लिखे होंगे डाटा को हम, हाँ, तू कितना बोला था, लगभग 15 करोड़। अच्छा, इससे क्या सीखा, किसी किताब में 15 करोड़ है, किसी में थोड़ा सा और कम, किसी में ज़्यादा रहेंगे, नहीं कि सब क्या है लिखा हुआ सही है, कोनो गलत नहीं है। लोग लड़ाई करते हैं कि मेरा किताब सही है तो मेरा किताब सही है, सबका सही है, लेकिन सब में कैसे डाटा लिखे हुए हैं, ऑन एन एवरेज डाटा लिखा हुआ, इसीलिए सब बुक के हैं सही है। तो हम लोग किसको मानेंगे, जो एनसीईआरटी का, वही दूसरा सब गलत है, सीधा सीधी रखो, क्योंकि एग्जाम में किसका क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी से। तो मैंने बताया कि चाल बराबर होती है ड्यूरेटिव फार्मूला नम्मा से, यहाँ से समय निकालना है, इसको रिक्वेस्ट करेंगे इधर जाएगा, यहाँ से समय बराबर फार्मूला निकल गया है दूरी बटे चाल। चूँकि हमको समय किसका निकालना है, सूर्य का रोशनी धरती तक पहुँचने में कितना समय लेता है, तो दोनों के बीच का दूरी निकालना पड़ेगा। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच का एवरेज दूरी वो 14,143
9600 फिर 000 इतना किलोमीटर है। इसको पढ़ो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। इसने का लगभग 15 करोड़, वो भी सही है, वो भी क्या है, ठीक है ना। तो अब चाल जानते हो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड इसका है, तो 3 × 10⁸ 2 को 10 के पावर 8 का मतलब 1 पर क्या है 0 और 10 पर क्या है 0, 1 पर 9 0 अच्छी 8 बोले 10 के पावर 8 मतलब 1 पर क्या है 0 1 पर और 10 पर क्या है 0, 1 पर क्या है 0, 8 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इन लोग को बताया है मैंने कैसे किए जाते हैं, तुम लोग को पता होगा। तो 3 गो 0, अच्छा 5 गो 0 है ना, तो 3 2 5, 1 2 3 4 5 गो 0, 5 गो 0 कट गया ना। अब देखो क्या बचा, 1496/3 और 1 2 3, इतना बचा ना है। अब भाग देते हैं, देखो भाग देखते हैं, तुम लोग को भाग खूब गुना ठोस है, मेरा ठोस नहीं है तो हम कैलकुलेटर से आदत बनल है। 1496 डिवाइड्स 3 पर 1 2 3, तो कितने निकला ये। अच्छा ऊपर लका वाला का मात्रक दूरी था ना, दूरी रखे हो, तो दूरी किस में नापे हम लोग, दूरी देखो कहाँ गया दूरी, दूरी तो किलोमीटर में लिए है ना, इतना किलोमीटर बोले हैं तो किलोमीटर लिखो, ठीक है। समय, दूरी समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, और चाल किस में लिए हो, चाल लिए मीटर पर सेकंड में, ये मीटर पर सेकंड में चाल है, तो मात्रक सेम होना चाहिए ना। इस किलोमीटर बदल लेंगे मीटर में, 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर, या डाटा सेम होना चाहिए। वो चीज़ हमको पहले कर देना चाहिए, हमने उसी ध्यान नहीं दिया, अब कर लेते हैं, समझ में आ गया ना, वो चीज़ पहले करना चाहिए एक्चुअली में हमको। तो 1496 क्योंकि मात्रक सेम होगा तभी होगा, तो 1 किलोमीटर बराबर फार्मूले होते हैं 1000 मीटर अपॉन में 3 पर 3 गो 0 और मीटर पर सेकंड, मीटर कटा 1/सेकंड, ऊपर जाएगा क्या होगा सेकंड, तो मीटर कैंसिल हो गया। अब चलो ये 3 गो 0 कट गया, यानी कि आप भाग देंगे 1496, कितना निकला, गड़बड़ भाग कहीं मिसप्रिंट किए हो, इतना नहीं निकलता है, वो 500 सेकंड निकलता है। अच्छा 3 से भाग भी तो देना है, ठीक है तो है, गड़बड़ कैसे होगा, 3 से भाग भी देना है ना, वो 500 सेकंड मतलब वो एक्चुअली होते नहीं, 2 सेकंड कम में हम मान लेते हैं एग्जाम में, और ऐसा पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब तुम लोग जो पढ़ाएंगे इतना थोड़े सीधा इतना होता है, याद कर लो, क्योंकि कंपटीशन का बैच है, उसमें नहीं डिस्कस करते हैं कि ये हुआ क्या हुआ। तो देखो आयन 498 बोले 2 सेकंड कम होगा, याद होना चाहिए, तो इतना में भाग दिया तो 498.66 सेकेंड। तो इसको अप्रॉक्स सिंबल जब लिखेंगे तो बुझना अप्रॉक्स का लगभग हम लोग मान लेते हैं कितना 500 सेकेंड। अब कोई पूछेगा कि बताओ सूर्य के रोशनी को, किसके रोशनी को, धरती तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो 500 सेकेंड लगेगा। उका दिया कहना हम नहीं मानेंगे, हम मानेंगे कितना सेकेंड, 600 सेकेंड। तू करके दिखाओ तब बुझेंगे तू 500 सही कर रहे हो, ये करना चाहिए, समझ में आया बात। तो हमने अब तो इसी प्रकार से इस कंसेप्ट का यूज करके बहुत कुछ कर सकते हो। अब तुमको दिमाग लगाना होगा कि मंगल की रोशनी धरती तक आने में कितना समय लगेगा, सिंपल सी बात है, मंगल और धरती के बीच में क्या निकाल लो, दूरी, और मंगल का चाल निकाल लो, उसका रोशनी आ रहा है तो चाल बटे फार्मूला से निकाल लेंगे किसी भी प्लैनेट्स का। और इसी के आधार पर बहुत, सूर्य एक प्रकार की तारा है, स्टार्स हैं, और अंतरिक्ष में जिसे कहते हो यूनिवर्स में, इससे भी बहुत बड़े बड़े तारे हैं, काफ़ी बड़े बड़े। सूर्य उसके तुलना में कुछ नहीं है, बिंदु है, कहे उसको ऐसे कर रहे हो, सूर्य उसके तुलना में क्या है, बिंदु, कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके रोशनी को धरती तक पहुंचने में अरबों साल लग जाएंगे, जितना सोचते हो उससे 10 गुना अधिक, सीधा बात, जितना हम लोग कैलकुलेशन है उससे 10 गुना अधिक साल लगेगा उस स्टार्स के लाइट्स को अर्थ तक पहुँचने में। अब ये कैसे निकाला होगा, जस्ट इसी का यूज करके वो निकाल होगा, दोनों के बीच के दूरी कितना है, दूरी पता चल गया, और चाल पता है तो समय निकाल लेंगे, वो कभी धरती तक पहुंच नहीं पाएगा। और जब धरती तक पहुंच आएगा, धरती तक उसका रोशनी जब पहुंच जाएगा, धरती का विनाश होने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, इतना अधिक टेम्परेचर हो जाएगा, सब चीज़ तुरंत ख़त्म। बात समझाएगा ना। तो हम लोग का जो सोलर सिस्टम कहते हो उसमें एक ही स्टार हैं, तारा, सूर्य भी प्रकार का तारा है, समझ में आ गया ना, वो सन है। तो इस प्रकार से कुछ मैंने बताया।
तो अब से हम लोग रट भी लेंगे, समझ भी लिया है कि सूर्य की रोशनी को कहाँ तक पहुँचने में, धरती तक पहुँचने में 500 सेकेंड लगेगा। अब चलो 1 सेकेंड में कितना मिनट, 1 सेकंड में कितना मिनट, 1 सेकंड में हाँ तो तब की, ठीक है क्वेश्चन मेरा गलत नहीं है, तो सोच रहे हो गलत। अच्छा 1 मिनट में क्या सेकेंड, 60 सेकंड, और 1 सेकेंड में क्या मिनट, 1/60 सेकेंड। 1 बटा, हाँ जी। तो फिर यानी कि 1 सेकेंड है, सेकेंड को बदलना है मिनट में, क्या करना पड़ेगा, भाग, छोटी संख्या में बदलेंगे हम लोग बड़ी संख्या में, क्या करना पड़ता है, भाग। तो 500 निकला है ना अभी, तो 500 में भाग दे देते हैं 60 से, तो 8.33। अब बुझा। अब ये मिनट्स में डाटा हो गए हैं, मिनट्स में कोई पूछेगा हमको, कोई कहेगा सेकेंड में कह देगा आंसर, कहेंगे मिनट में कहो। अब किसमें कहो, अच्छा 8.3 मिनट निकला है, MINUT मिनट, ठीक है 8.3 मिनट। इसको अलग अलग और करो, थोड़ा सा और एक्यूरेट डाटा जाते हैं। अच्छा 8 मिनट निकला है ना, तो 8 मिनट क्या, 8 मिनट 8.3 और गुना 60 करने फिर पूछ जाता है 498, ठीक है। अब देखो ये होंगे 8 मिनट को लिख सकते हो 8 + 0.3 मिनट, एक ही बात होगा। 8 मिनट डायरेक्ट करेंगे तो दिक्कत होगा। अभी 8 मिनट लिख लेंगे 8.0.3 मिनट MINUTE, फिर अलग अलग करो तो 8 मिनट और प्लस 0.3 मिनट लिख सकते हैं। अब 0.3 मिनट बताओ क्या सेकेंड होगा, तो 0.3 में गुना करना पड़ेगा 60 से, करना पड़ेगा ना। 0.3 गुना क्या कर देंगे हम लोग 60, यानी कि कितना सेकेंड हो गया वो 18। तो इसको कह देंगे हम लोग 8 मिनट और 18 से 22 सेकेंड। कितना सेकेंड बोला जी, 18 से 22, 16 सेकेंड बोला था ना ये, ठीक है। तुम्हारा भी काम सोल्यूशन पे पढ़ा होगा वहीं पर लिखा मिलेगा। समझ में आ गया ना, क्या समझा अभी तक, कुछ समझ में आया, कितना % दिमाग में गया, 25%, एक्स्ट्रा 25%। अभी तक रहता होगा ना, अभी तक लूसेंट में टिक लगल है 500 सेकेंड 500 सेकेंड। तो आजकल एग्जामिनर बहुत चालू हो गया है, विद्यार्थी सबको पता है कि 8 मिनट रोड लग रहते हैं। अब कहेगा सेकेंड में बताओ, तो तू गुना करेगा 498 में, ऑप्शन में है ना, अब बोलो वो दिया है 500, तो एवरेज हम लोग मान चलते हैं। तो यानी कि सूर्य से धरती के बीच की दूरी, सॉरी सूर्य के रोशनी को धरती तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, 500 सेकेंड। यानी कि जब सूर्य उगा हुआ है ना, उगा तो हुआ है, लाल है, आगे जाएंगे तो कहेगा ये सब तो काम ही नहीं है, ये सब का काम है। लगता होगा तुमको ये सब क्या पढ़ा रहे हैं, फील होता होगा। जब पढ़ाएंगे ना ये टॉपिक पढ़ाएंगे, सूर्य लाल क्यों दिखते हैं, वहाँ पर इसका हम इस्तेमाल करेंगे। हम बात समझा, लोग रट लेते हैं क्यों लाल दिखते हैं, पता है, बताए भी थे, बताओ याद है, कहाँ बताए, नहीं बताए हैं क्या जी, नहीं बताए हैं, पूछो इससे। तो ये भी तो क्लास में ही था उस वक्त, बताए हुए ध्यान नहीं दिया होगा। तो इस चीज़ को लोग कहते हैं बेसिक ज्योग्राफी का बात है। इस चीज़ का इस्तेमाल परावर्तन अपवर्तन सब कर देते हैं, ठीक है। तारे टिमटिमाते क्यों हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, सूर्य जब उगता है तो लाले क्यों दिखता है, काला क्यों दिखता है, दूसरा कलर ब्लू क्यों दिखता है, पीला क्यों दिखता है, वो सब अब चीज़ को पढ़ने में हम लोग इस कंसेप्ट का वहाँ पर काफ़ी यूज करेंगे, और वो शुरू में ही पढ़ाया जाता है, हम शुरू में बता देते हैं। बात समझ आएगा ना। तो जैसे मैंने बताया कि सूर्य सुबह में सूर्य उगा हुआ है, ठीक है, लाल है, लेकिन रोशनी धरती तक आता भी है। चलो उस पर बाद में बात करेंगे, अभी इतना ही रखो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, खतरा बन जाएगा। क्या इतना समझने में किसी को परेशानी भी है, इतना समझ में आ गया होगा, है ना। तो मैंने उस चीज़ को मेंशन किया है, ठीक है। 8 मिनट इतना लगेगा। अब आगे जो टॉपिक करने वाले हैं, अब जैसे देखो सूर्य है, जैसे बताया 2 चीज़ होते हैं, 2-3 चीज़ आगे उसका भी काम होंगे। कहाँ काम होंगे, देखो बेसिक बात डिस्कस कर लेते हैं, पर टेक्निकल टर्म जो आगे यूज होंगे तो इसे ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं, ज्योग्राफी में पढ़ाए जाते हैं। और क्योंकि हमको फिजिक्स में कम, इसीलिए हम बता रहे हैं। स्टार क्या होते हैं, तारा, ग्रह क्या होते हैं, प्लैनेट जो बाद में आएगा उसका गया, मान लेंगे उपग्रह क्या होते हैं, क्योंकि सब शुरू में हम बताते हैं। सैटेलाइट, जिसको पता है बता सकते हो, तब तक हम पानी पी लेते हैं। बताओ क्या क्या है, सूर्य क्या है, नहीं समझते हैं।
5 साल के बच्चे को कैसे बताएगा सूर्य, पता है? पता है किसी को, पता है क्या सूर्य दिखता है? वही नहीं समझते, समझाओ हमको। ग्रह क्या होते हैं, उपग्रह क्या होते हैं? लोग तो बहुत ज्योग्राफी में कहते हैं, कह मास्टर साहब नंगली धार दिए, ग्रह उपग्रह हो गया। अब विद्यार्थी को पता ही नहीं है ग्रह उपग्रह है क्या, तारा सूर्य है क्या, जानकारी है नहीं? इसमें और इस बल्ब में जब जलेगा तब, या इसमें और सूर्य में अंतर बताओ। ये तो पता होगा, क्या अंतर है इसमें दोनों, मतलब बोलो। देखो, अच्छा ये तो पता होगा कि सूर्य ना उगता है ना डूबता है, ये पता है ना? वहाँ तक कोई नहीं ना आदमी स्विच लगल है वहाँ पर, सुबह जाके दाब देगा बटन तो ऑन हो गया, और शाम जाके बटन ऑफ कर दिया तो बंद हो गया। वो डूबता नहीं है, उगता भी नहीं है। ये ज्योग्राफी में पढ़ना है हमको, जितना जरूरी है हम उतना पढ़ेंगे। यानी मैंने बताया सूर्य ना तो डूबते हैं ना तो उगते हैं, वो हमेशा उगे हुए हैं, है ना? वहाँ पर नाभिकीय संलयन सब और नाभिकीय विखंडन सब रासायनिक अभिक्रिया होते हैं, जो केमिस्ट्री का पार्ट है। तारे वो होते हैं जिसके पास खुद का लाइट हो, खुद के पास खुद का प्रकाश हो, जिसके पास वो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता हो, वो क्या होते हैं? तारे होते हैं। अब बताओ, क्या पृथ्वी के पास प्रकाश है? पृथ्वी तारा नहीं है, सिंपल सी बात है। इसीलिए पृथ्वी कहते हैं ग्रह है। इसी कारण से ग्रह और प्लेनेट के पास खुद का रोशनी नहीं होगा, दूसरे पर आश्रित रहेगा। भोजन दे देगा तो खाएंगे, समझ में आ गया ना? अब क्या, हम कैसे समझेंगे पृथ्वी ग्रह है? रात में दिखता है तुमको? नहीं दिखता है। अब मैंने बताया कि तारा उसे कहा जाए जिसके पास खुद का प्रकाश हो, खुद का लाइट्स हो, और पृथ्वी के पास चूँकि नहीं है, तो जिसके पास होगा खुद का लाइट, खुद का प्रकाश, दूसरे पर आश्रित नहीं हो, यानी कि दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित वो नहीं हो, खुद क्रिएट कर सके, उसका नाम धर दिया। आज से तुमको तारा पुकारेंगे और कुछ भी नहीं है। बात समझ आ गई ना? साइंटिस्ट एनालिसिस किया, ठीक है तुम्हारे पास प्रकाश है ना, आज से तुमको तारा पुकारेंगे। इसके जस्ट उल्टा देखा कि ग्रह, अच्छा इसके पास रोशनी नहीं है ना, कहा ठीक है, जिसके पास खुद का लाइट्स नहीं होंगे, जो दूसरे पर आश्रित होंगे, जैसे धरती चंद्रमा किस पर आश्रित हैं? सूर्य पर। सोलर जिसे कहते हो, सोलर सिस्टम में, सौर मंडल में जितना भी ग्रह हैं, 7 को 8 को जो रटे हो, अरुण, वरुण, नेपच्यून, बृहस्पति, शनि, वो सब का सब, वो टोटल का टोटल किस पर आश्रित है? वो टोटल का टोटल सन पर आश्रित है। कुछ इस प्रकार से डायग्राम है जो कि सूर्य के तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे आज से कुछ दिन पहले, मतलब 10 साल पहले एक खुट्टा गाड़ दिया बीच में, और तरफ बर्दा धोनी कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से समझो, ये खुट्टा है और तरफ इसके तरफ सब ग्रह दौड़ बार मार रहे हैं, घूम घूम करके। सब दूसरे कक्षा में नहीं आएगा, सब अपने कक्षा में और बीच में रहेंगे, जो क्लियर करेंगे केमिस्ट्री में और बीच कक्षा क्या होते हैं। बात समझ में आ गया ना? जैसे मैंने बताया कि यहाँ ये रोशनी फैलाएगा, सब इसका क्या करेगा? रोशनी को, इसी रोशनी पर आश्रित होते हैं कि सूर्य हमारा रोशनी हमें पड़ेगा तो हम भी दिखेंगे, चमकेंगे। समझ में आ गया ना? तो स्टार्स, तारे वे होते हैं जिसके पास खुद का लाइट्स होगा, दूसरे पर निर्भर नहीं करेगा। ग्रह वो होते हैं जिसके पास खुद का लाइट्स नहीं हो, दूसरे पर खुद का लाइट्स नहीं हो, दूसरे पर आश्रित रहे। कम करियट है ग्रह, ऐसे समझो। बात समझ में आ गया ना? हाँ, तो उपग्रह क्या है? उपग्रह भी वही है जिसके पास खुद का लाइट्स नहीं हो। और थोड़ा सा ग्रह के बारे में और बताते हैं। ग्रह उसे कहा जाता है जो सूर्य का चक्कर लगाएगा। सोलर सिस्टम का हम सिर्फ कर रहे हैं, ये अपना सोलर सिस्टम है, हम लोग इसी में रहते हैं, इसे दुग्ध मेखला कहा जाता है। तो मैंने बताया ग्रह का 2 डिफिनेशन, एक तो रोशनी का आधार बता दिया, दूसरा डिफिनेशन ये है जो सूर्य का चक्कर लगाएगा वो ग्रह है। और ग्रह का सिर्फ इतना नहीं, और भी कई रूल रेगुलेशन है जो हम लोग 11th फिजिक्स में पढ़ते हैं। दो बात समझ में आ गया ना? हमको दुए मतलब है। और दूसरा, उपग्रह उसे कहते हैं रोशनी तो नहीं होगा उसके पास, और दूसरा बात उपग्रह का चक्कर लगाएगा तो वो उपग्रह हो जाएंगे। और इस सब का यूज जो बताया आगे भी आएंगे, और जब हम लोग वो पढ़ेंगे टॉपिक्स, सूर्य ग्रह तारा वाला ये क्यों वो किए होते हैं, तब वहाँ पर काम आएगा। तो ये बात मैंने पढ़ लिया। अब चलो, अब 10 नया पेज लाओ। क्यों लगा रखा था थीम? तुमको तो जानकारी है, थीम तो यहाँ 10 घंटा में खींच देते हैं। अब तू लगाएगा, हम बैठेंगे तो लगाओ, कान रखो इधर, रुकने वाले नहीं हैं। अब देखो, कान रखना इधर ही,
है ना। यहाँ लिख देते हैं। जैसे छोटी छोटी, अब इतना समझ लिए हो ना तो आगे कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे पहला है दीप्त वस्तु। अच्छा लगा, जल्दी जल्दी लगाओ। देखो उधर, जैसे पहला है दीप्त वस्तु या प्रदीप्त वस्तु, हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में लुमिनियस बॉडी क्या होती है पर हम लोग बात करेंगे। अब ये सब कुछ भी नहीं है, इतना समझा दिए ना ग्रह सैटेलाइट्स, वैसे अपने समझ में आ जाएगा क्या है। अब बताओ, जैसे ये मोबाइल है, क्या इसके पास खुद का लाइट्स है? नहीं है, तो बोलेंगे इसके पास खुद का लाइट्स नहीं है। समझ में आ गया ना। जलते हुए बल्ब, दीप्त मतलब होता है वह वस्तु जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, या वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, उसे कहते हैं प्रदीप्त वस्तु या दीप्त वस्तु, ल्यूमिनियस बॉडी। क्या ये मोबाइल या ये कलम या पेड़ खुद का प्रकाश उत्पन्न कर रहा है? अच्छा, ये कैसे समझेंगे हम? सिंपल तरीका समझने का है। ये खुद प्रकाश उत्पन्न कर रहा है कि नहीं कर रहा, कैसे हम माने? रात में पता चलेगा, यदि अंधेरा में दिख गया तो क्या समझेंगे कि खुद का प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है, और नहीं दिखा तो बोलेंगे इसके पास प्रकाश नहीं है। बात समझ रहे हो ना। अभी तो खैर सूर्य है तो नहीं पता चलेगा है कि नहीं है, रात में पता चल जाएगा ना। और सूर्य का तो पता ही है कि उसके पास रोशनी है, खुद का लाइट्स है। तो प्रदीप्त वस्तु या दीप्त वस्तु उसको कहा जाता है जिसके पास खुद का लाइट्स हो। और तुमको पता है खुद का लाइट्स, जैसे सूर्य, तारा, जलती हुई बल्ब, बत्ती आदि। जलती हुई बल्ब बोले हैं, बल्ब मत बोलो, ये भी तो अभी बल्ब है। क्या ये लाइट अभी दे रहा है? नहीं दे रहा है, ये प्रदीप्त वस्तु नहीं होगा, ये ल्यूमिनस बॉडी नहीं होंगे। जलती हुई बल्ब मतलब जब वो जला हुआ हो, जब स्विच ऑन हो, तब उस कंडीशन में लोग बात करेंगे तो वो प्रदीप्त वस्तु, तब ल्यूमिनस बॉडी के अंतर्गत आएंगे। जलता हुआ टॉर्च, जलता हुआ बत्ती, मोमबत्ती, कुछ भी लो, जल रहा है, रोशनी दे रहा है, यानी उसके पास खुद का लाइट्स है, तब उसको बोलेंगे प्रदीप्त वस्तु या दीप्त वस्तु, जिसको हाँ तो वो भी। और कौन जोगनी है? हाँ नहीं है। अच्छा, हम लोग कैसा बॉडी है? हम लोग प्रदीप्त वस्तु दीप्त वस्तु नहीं है। अब जस्ट उल्टा जो मैंने बताया दीप्त वस्तु या प्रदीप्त वस्तु, तो वो एग्जाम्पल समझ गया, जिसके पास खुद का लाइट्स होगा, और जिसके पास नहीं होगा कहेंगे अप्रदीप्त वस्तु या अदीप्त वस्तु, है ना। तो वही डिफिनेशन लिखा है। अब याद करने हैं, ये सब कुछ भी नहीं है। मैंने ग्रह सेटेलाइट करके सब चीज़ खींच दिया है के बारे में, वो सब चीज़ खत्म हो गया तो लाइन खाली पढ़ के बताना हमको है। तो जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, यानी कि दूसरे पर आश्रित रहेगा, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? अदीप्त वस्तु या अदीप्त वस्तु बोलेंगे, यानी कि उसको बोलेंगे नॉन लुमिनियस बॉडी बोलेंगे उस चीज़ को हम लोग, है ना। कितना टाइम तुम लोग पास अभी है? 4:30 तक है ना। कितना देर पढ़ा है अभी? आधे घंटा पढ़ा है। लग रहा है ढेर चीज पढ़ लिया है, ऐसा कुछ फील भी हो रहा है। 1 घंटा में दिमाग भर देंगे तुम्हारा। तो जैसे मैंने बताया प्रकाश संबंधी कुछ पद, ये जो अभी डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम में आने वाले नहीं हैं, लेकिन ये जो समझ में आएगा तब अच्छे से आगे क्लियर होगा, नहीं तो फिर रटना पड़ेगा। प्रकाश संबंधी पद, प्रकाश संबंधी कुछ पद, कुछ टर्म्स में है, उसको हम लोग जानेंगे। जैसे पहला मैंने सीखा दीप्त वस्तु, या इसी को बोलते हैं प्रदीप्त वस्तु, है ना। लुमिनियस बॉडी, लूमी इंग्लिश हमको NE होगा इसमें, शायद इसमें लिखा है ये चीज़ को, लुमिनियस आत्मदीप्त लिखा है, सेल्फ लुमिन, ठीक है, MINOUS, या इसी को और भी नाम है आत्मदीप्त। देखो सब जगह से जितना होंगे सबको हम लोग लेकर आगे बढ़ेंगे, इसी को आत्मदीप्त भी कहा जाता है। और इंग्लिश आसान है, सीधा लुमिनियस रखेंगे, है ना। लुमिनियस बॉडी, बॉडी मतलब वस्तु से और कुछ भी नहीं है। तो मैंने बता दिया है, इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं। सूर्य, तारा, जैसे मैंने बताया तारों की संख्या असंख्य है, जिसे गिना नहीं जा सकता। वो जो बिंदा बिंदा दिख रहा है ना आकाश में रात में, उसका आकार सूर्य से भी हजारों गुना बड़ा है, पता है ना। और सूर्य का आकार कितना है? धरती से कितना गुना तू बोला था? तू कल तू 108 गुना बोला था, सुबह में 108 बोला था तू, हमको याद है। राहुल बोला था 109 गुना होगा, ध्यान नहीं उस वक्त हम दिए। क्या कर रहा है, निकलो यहाँ से। सूर्य का आकार जो धरती से कितना गुना है, इसका मतलब क्या हुआ?
धरती जैसा जैसा धरती को सोचो 109 गो है, वो जाकर रख दो सूरज पर तो ये उसका जगह नहीं भरेगा। ये है सूर्य, लेकिन दूर इतना अधिक है, वो लगता है कि एगो गेंद है, बच्चा वाला फुटबॉल में जो गेंद होते नहीं लगता है, लेकिन सूर्य बहुत बड़े हैं, धरती से 109 गुना बड़ा है। धरती जैसा जैसा 109 को ग्रह जाकर उसमें बैठेगा न तो ये जगह उसका भरेगा, ये खाली ये रहेगा। और सूर्य से भी बड़े हैं, और वो जो स्टार दिख रहा है ना, एक को लगता है डॉट है, बिंदा है, नहीं लग रहा है, उसका आकार सूर्य से भी 100 गुना बड़ा, ढेरी गुना बड़ा है। समझ में आ गया ना। तो इसीलिए कहा गया सूर्य, तारे, और हमारे सौरमंडल में एक ही तारे हैं और जिसका नाम हमने सूर्य रखा है। बात समझा। हमारे सौरमंडल में एक तारे हैं, इसका नाम क्या रखे हैं, इसीलिए कहते हैं सूर्य एक प्रकार का तारा है, क्योंकि नाम हम लोग रखे हैं। ठीक है ना। और कोई सन जिसे कहते हो, स्टार कहते हो। उसके बाद जलती हुई बल्ब, बल्ब है ना। और उसके बाद है बत्ती, बत्ती वही बत्ती जो घर में यूज करते हो, ETC। ये बात हो गए। 2 नंबर में हो गया अदीप्त वस्तु, अदीप्त वस्तु, या इसी को कहेंगे अप्रदीप्त, अप्रदीप्त वस्तु, है ना। नन लुमिनियस, और कोनो नाम इसका है बुक में दिया हुआ नहीं है, ठीक है। नन ल्यूमिनस बॉडी, तो मैंने बताया जिसके पास खुद का लाइट्स नहीं होंगे, जो दूसरे पर डिपेंड्स होंगे। अब तू खुद बता सकते हो ढेरे एग्जाम्पल। अब सोलर सिस्टम में जितना ग्रह है वो सब क्या होगा, अदीप्त होगा, तो उसके पास खुद का लाइट्स नहीं है। जब भी सुनते, अब जैसे धरती का एगो चंद्रमा है, फिर पूछेगा बृहस्पति कितना चंद्रमा है, मंगल कितना है, यानी कि सोलर सिस्टम में जितना ग्रह है और उपग्रह है, किसी के पास लाइट्स नहीं है। मंगल सुनते हो, नहीं है लाइट्स, है किसी के पास लाइट्स, किसी के पास लाइट्स नहीं है। शुक्र सुनते हो ना, साया का और भोर का तारा कहा जाता है उसे, सांझ का तारा और सुबह का तारा शुक्र को ही कहा जाता है ना। तो शुक्र को कहेगा वो कैसे चमकता है, मैंने पहले ही बता दिया, इसलिए चमकता है कि सूर्य कभी डूबता ही नहीं है और रोशनी पड़ेगा, चमकेगा। समझ में आएगा ना। तो बात होती है, यानी कि वो सब किसका एग्जाम्पल हो गए हैं, अदीप्त वस्तु, नॉन लुमिनियस बॉडी का एग्जाम्पल हो गए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल चंद्रमा, ये मत बुझना चंद्रमा एक गो है जो धरती के पास है, धरती के पास तो एक गो चंद्रमा है ना। और ऐसे ऐसे ग्रह हैं जिसके पास 68, 67, 70 गो भी चंद्रमा है, बृहस्पति सबके पास है ना जी। हाँ, तो वो ज्योग्राफी का टॉपिक्स हैं। चंद्रमा हो गया। अब तू खुद सोचो, क्या चंद्रमा अदीप्त में आएंगे? क्यों आएंगे? लाइट नहीं है, सिंपल सी बात है, दूसरे पर आश्रित रहेंगे, इसीलिए वो अदीप्त में आएंगे। अब कोई कहेगा हाँ है, मानना पड़ेगा तुमको चंद्रमा अदीप्त एग्जाम्पल, इसका कोई जगह है? नहीं मानेंगे, तू प्रूफ करके दिखाओ। मैंने प्रूफ पहले कर दिया कहने से पहले। ये हो गया पृथ्वी, अर्थ हो गया। उसके बाद दीवार हो गया, वहाँ दीवार लिखा है तो इसको दीवार कर लेना है ना नोट्स में। उसके बाद शरीर हो गया। अब जितना मन है, बेंच, टेबल, कुर्सी, टिकरी, क्या थी, हाँ, किसी के पास लाइट्स नहीं है। अब कब आएगा घर में टिकरी? पता करके कहना, सबको भेज देंगे उस दिन, ग्रुप में मैसेज कर देना पर्सनली हमको, हम सबको बोल देंगे, आएगा धैं जाके सब खा जाएगा इसका। आगे देखो जब। अब प्रकाश का स्रोत, ये तो समझ गए, वो चीज़ भी मैंने पहले कहा दिया। जितना टेक्निकल टर्म्स होते सब खत्म हो चुका है, एक फॉर्मेलिटी हम लोग निभा रहे हैं कॉपी पर लिख करके, और कोनो बात नहीं है, वो सब हो चुका है, एक ही लाइन से सारा हो जाता है क्लियर। प्रकाश का स्रोत, सोर्स ऑफ, स्पेलिंग सही कर देना, बहुत पुराना नोट्स है ना इसीलिए ऐसा है। सोर्स ऑफ लाइट, किसी का PDF बना है, अभी बना हुआ नहीं है। नोट जो लिखोगे ना, मान लो कॉपी से, जैसे हम लिख रहे हैं ना, तो कुछ स्पेलिंग बुझाएगा गलत है, तुमको बता सकेंगे इसमें लिख दिए हैं पहले, लिखा हुआ समझा हुआ है, तो वहाँ पर खुद से कर लेना, वैसे हर एक जगह नहीं मिलेगा, शुरू में कुछ है। सोर्स ऑफ लाइट्स, प्रकाश का स्रोत, स्रोत तो प्रकाश का, जैसे वह जिस वस्तु से प्रकाश प्राप्त किया जाता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे कहते हो ना, गाँव में कहेगा कि कोनो पैसा का सोर्से नहीं है, कहता है ना, मूर्ख लोग भी। अच्छा एक बताओ हमको, मूर्ख और अनपढ़ में क्या अंतर होते हैं? तुमको बताए थे? तू नहीं बोलेगा, तू बोलो, बताओ। लोग कहता है मूर्ख और अनपढ़ में क्या अंतर है, और याद चला होता है, दूसरा कहता है पढ़ता है कि गढ़ता है, वो सही कह रहा है, बताओ अंतर क्या इसमें है? हम लोग बेवकूफ़ उसको मानते हैं, बेवकूफ़ है बुझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जानते हो कोई? बोलो पवन, क्या है बताओ। याद नहीं है, देखा कैसे फांकी मारा। मगर बताए थे ना। देखो अब
बता ही रहे हैं तो बता ही देते हैं। एक होता है गाँव में मूर्ख, एक होता है अनपढ़। मूर्ख मतलब होता है उसको कोनो बुद्धि नहीं, जैसे बौक बता कहते हो ना, वो मूर्ख हुआ, जिसके पास कोनो दिमागे नहीं है। अनपढ़ मतलब हुआ करिया अक्षर ज्ञान नहीं है, बाकी सब बात बुझे, नेता वाला जैसे मान लो, वो अनपढ़ है, मूर्ख नहीं है वो। हाँ, वो अनपढ़ है, मूर्ख नहीं है। अब बात बुझा, मूर्ख और अनपढ़ का मतलब, तब कोई पूछेगा कहीं से, तू उससे ही पूछना। जैसे भरतवारी समाता है देखने के लिए, तो तुम लोग भी कपार पर क्वेश्चन फेंक सकते हो, बहुत जो उड़ेगा क्वेश्चन। बताइए थोड़ा सा कि मूर्ख और अनपढ़ में क्या अंतर है। दिमाग घूम जाएगा उसका, नहीं घूमेगा, कुछ नहीं है अंतर। तो उसको समझाना, आप मूर्ख हैं कि अनपढ़ हैं, किसी से पूछ सकते हो, आप मूर्ख हैं या अनपढ़ हैं, तो खुद वो बताएगा। अरे एक ही बात, तो हम तो मूर्ख, गाँव लोग क्या कहते हैं, हम तो मूर्ख हैं। तू मूर्ख नहीं हो, तू अनपढ़ हो, क्योंकि तुम्हारे पास और सारा ज्ञान है, सिर्फ करिया अक्षर का ज्ञान नहीं है, बाकी सब चीज़ बुझता है। तू कहेगा नहीं बुझते हैं, कहेंगे ला 24 नंबरी निकाल के, कहेगा काहे देंगे, तो मतलब तू कुछ जानते हो, अनपढ़ हो, मूर्ख नहीं हो। बात समझ में आ गया ना। मूर्ख किसको बोलते हैं? हाँ, मूर्ख वही ना बताया, गाँव में बहुत बता है, किसी को नहीं, मतलब उसके पास दिमाग उमाग नहीं है, पागल की तरह करता हुआ है, कुछ बुझता होता नहीं है, समझना। वो क्या हो गए हैं, मूर्ख हो गए हैं। अनपढ़ हुआ सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं जानता लिखने पढ़ने के लिए, लेकिन सब बात जानता है, जैसे नेता हुआ आजकल का, वो अनपढ़ है, मूर्ख नहीं है। और दूसरा बात हुआ, कहता है पढ़ रहा कि गर रहा है, बात सही पूछ रहा है, लेकिन बुजुर्ग लोग, लेकिन हम लोग उसके बेवकूफ़ मानते हैं, क्योंकि पता ही नहीं हमको अंतर है। पढ़ना का मतलब हुआ जैसे अभी पढ़ रहे हैं, और गढ़ना का मतलब है या पढ़ने के बाद मंथन करना, चिंतन करना, सोचना, वो हुआ गढ़ना। तो आज से जाकर क्या करेगा डेरा पर, लोग कहेगा की कर रहा है, कहना गढ़ रहे हैं, गॉड हुआ गढ़, गढ़ रहे हैं, समझ में आ गया ना। तो वो हुआ, कहना पढ़ नहीं रहे हैं, वो तो 2:30 बजे से हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ गढ़ रहे हैं। तो जितना चीज़ पढ़ा देंगे डेली जा करके, उसको एक बार चिंतन करो और दिमाग में एडजस्ट करो सीरियली, जैसे लाइब्रेरी में बुक को सीरियली। जैसे घी मतलब। हाँ, वही हुआ। अब समझ में आ गया ना। बुढ़वा पूछेगा गढ़ रहा, कहना हाँ गढ़िए रहे हैं, समझ जाएगा, बंदा में पावर है। आगे चलो। अब प्रकाश का स्रोत, जैसे मैंने बताया कि लोग कहते हैं कि पैसा का सोर्स नहीं है, लॉकडाउन है, बेरोजगार है, रोजगार बंद हो गया, यानी कि जहाँ से पैसा आया वही उसके लिए पैसा का सोर्स है। हाँ, यहाँ लिखा है प्रकाश का स्रोत, जहाँ से प्रकाश आएगा वही प्रकाश सोर्स हो गया। प्रकाश का स्रोत आएगा, सिंपल सी बात है, जहाँ से भी निकलेगा, चाहे कुछों से निकले, बल्ब से निकले, बत्ती से निकले, चंद्रमा से निकले, टॉर्च से, गाड़ी से, मोबाइल से, उस सब का सब क्या होंगे, प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत मतलब इन्हें बुझना कि सूर्य से निकलेगा तभी प्रकाश स्रोत, कुछ से निकले वही प्रकाश स्रोत हो गया, बात खत्म है। बात समझ में आया, क्लियर रखो कंसेप्ट को। तो जैसे वही लिखे हैं, जिस वस्तु से प्रकाश प्राप्त किया जाता है, चाहे वो कोनो वस्तु हो, रोशनी निकलता है, वही प्रकाश का स्रोत हो गया। जहाँ से हम रुपया कमाते हैं वही मेरा सोर्स हो गया, सोर्स ऑफ मनी। समझ में आ गया ना। जैसे सूर्य, तारा, वही बात, जो जो एग्जाम्पल है ना दीप्त वस्तु का, वो सब एग्जाम्पल हो जाएगा प्रकाश स्रोत का, सीधा सीधी, है ना। जलती हुई बल्ब, सेम एग्जाम्पल, जलती हुई बल्ब, इटीसी, ढेरी बात है, बहुत बात विचार है। तो ये सब बात हो गई इस चीज़ का। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है, हाँ, जैसे लिखा है, जब अदीप्त वस्तु से प्रकाश प्राप्त किया जाता है तो उसे भी प्रकाश का स्रोत कहते हैं। क्या लिखा है, जब अदीप्त वस्तु से, मैंने जिसके पास खुद का लाइट्स नहीं है, लेकिन जब उससे प्रकाश प्राप्त किया जाता है उसे भी प्रकाश का सोर्स ऑफ लाइट्स, उसको भी हम लोग मान के चलते हैं। अब बताओ इसका एग्जाम्पल। मैंने बताया, जब किसी अदीप्त वस्तु से प्रकाश प्राप्त किए जाते हैं उसको हम लोग क्या मानते हैं, सोर्स ऑफ लाइट्स। तो यह एग्जाम्पल मैंने बताओ, दौड़ाओ दिमाग का बत्ती। जैसे मोबाइल को जलाएंगे तो मोबाइल से रोशनी निकल रहा है, हाँ, और उस रोशनी के मतलब अंधेरा में किसी वस्तु को सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखो, चंद्रमा। जी। सबसे अच्छा एग्जाम्पल, क्या चंद्रमा के पास लाइट्स है नहीं, कहेगा, रात में फिर देख लेता तू कैसे, रात में क्या होती है, सूर्य रोशनी पड़ता है चंद्रमा पर, टकरा करके धरती पहुंचता है, तब देखते हो ना। चंद्रमा अभी तू लिखा है वो कैसा वस्तु है, अदीप्त वस्तु है, लेकिन रात में उससे रोशनी प्राप्त होती है, हम लोग देख रहे हैं, जिसे इंजोरिया कहते हो। तो इसीलिए जब अदीप्त वस्तु से भी प्रकाश प्राप्त किए जाते हैं तो उसे भी प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। समझ में आ गया ना। तो उसके बाद जो टर्म्स हैं, प्रकाश का रोक, ऑब्स्टेकल्स ऑफ लाइट्स, 3 नंबर में। प्रकाश का रोक,
ऑब्स्टेकल ऑफ लाइट। अच्छा, प्रकाश का रोक। गाड़ी किसको चलाने आता है? तुमको देवे करता होगा। तू गाड़ी चला के जा रहा है, आगे में एगो मार्शल खड़ा है, तुम्हारे मार्ग में कोई चला आया है ना, उसी को रोक कहते हैं, मार्ग में बाधा उत्पन्न करना। अब प्रकाश आ रहा है, अब बीच में कोई रुकावट आ गया तो वही क्या हो गया? प्रकाश का रोक हो गया। मार्ग में जो बाधा उत्पन्न कर देगा, जैसे डिफिनेशन लिखे हुए हैं, जो वस्तु प्रकाश को रोकने का कार्य करती है उसे प्रकाश का रोक करते हैं। जैसे जैसे किताब, कॉपी, है ना, छत, अधिक टेबुल, जितना अधिक वस्तु हैं वो लगभग सब किसके एग्जाम्पल है? प्रकाश का रोकेगा। किताब का रोकता है। कहेंगे ठीक है, जब रात में पढ़ने बैठेगा ना, बल्ब के सामने में क्या धर देंगे? कॉपी। अब बच्चा में खौफ करता है, डिबिया जलाया, कहेगा हमारा रोशनी तेरे तरफ नहीं जाएगा, ऐसे खड़ा कर देता था। तो वो क्या कर रहे हो? वही प्रकाश का रोक। फिजिक्स वहाँ भी तू जानता था उस वक्त, सिर्फ याद दिला रहे हैं। वो भी क्या है? प्रकाश का रोक है। जब भी प्रकाश के मार्ग में रुकावट डालेंगे तो वही प्रकाश का रोक हो गया, ऑब्स्टिकल्स ऑफ लाइट्स। समझ में आ गया ना? वही क्या हो गए हैं। प्रकाश और कहेगा इसका यूज बताइए, तू खुद जानते हो, अब बताओ। सूर्य ग्रहण, क्या सूर्य को ग्रहण कभी लगता है? ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठ बात है, वो सब गलत बात है। सूर्य ग्रहण की चंद्र ग्रहण, कौन ग्रहण कहता है जी? दोनों ग्रहण लगता है। अच्छा, सूर्य ग्रहण कब लगता है? काहे लगता है? जब चंद्रमा और तू शांत रहो, तू बताओ सूर्य ग्रहण काहे लगता है? तो पढ़ाता होगा, सब पता होगा तुमको, तो बोलो। याद करिए ना। है, देखो जैसे मैंने बताया प्रकाश का रोक, ठीक है। जैसे कोई एक लड़का ये है, कोई है मोहना मान लो है, डिबिया जला के बैठा हुआ है, वो चाहता है कि सोना की रोशनी नहीं पहुँचे, एगो बगल में क्या करेगा? वो किताब खड़ा कर देगा। हम अपना रोशनी में सिर्फ क्या पढ़ेंगे? हम ही पढ़ेंगे। जब बीच में कोई आ जाए तो, अब देखो ये मोहन कुमार था, बीच में एगो पेड़ खड़ा कर दिया, क्या सोहन कुमार रोशनी जा पाएगा? लगेगा अंधेरा। ठीक उसी प्रकार से सूर्य की रोशनी आ रहा धरती पर, अब बीच में खड़ा हो जाएगा, क्या हम रोशनी दिखा देगा? नहीं, तो बोलेंगे सूर्य ग्रहण लग चुका है। सूर्य के और पृथ्वी में कौन चला जाएगा? चंद्रमा आ जाएगा। ये सन है, समझो, उसी को कहते हो सूर्य ग्रहण। डोमा गिल गया तो गिल गया। और ये अर्थ है, हैं? बोल रहा था बच्चा हमसे 7 सूर्य था। हाँ, ऐसे लोग कहते हैं। हनुमान जी गिर गया। अरे 7 गो, तू कहना इतना सूर्य तू गिन नहीं पाओगे। अभी तक साइंटिस्ट को नहीं पता है कि इतना सूर्य है। मैंने क्या बताया? सूर्य प्रकार क्या है? वैसा वैसा असंख्य ब्रह्मांड में तारा जितने गिने भी नहीं जा सकते हैं अभी। बात समझ जाएगा ना? तो कहना बजरंग 7 को गिले है ना, और भी और है कहना आने के लिए। तो मैंने क्या बताया? सूर्य ग्रहण, इसका कंसेप्ट हर एक जिसमें टेक्निकल टर्म्स पढ़ते हो ना, इसका हम यूज आगे पढ़ेंगे। पहले था सिलेबस में पढ़ने के लिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे होते हैं, क्या होते हैं, अब हटा दिया सिलेबस से। जैसे हम लोग सूर्य ग्रहण की बात करते हैं ना, जैसे मैंने बताया कि बीच में कोई आ जाएगा, अब रोशनी सूर्य का आ रहा था एकदम, कोई दिक्कत नहीं, अब बीच में कौन आ गया है? चंद्रमा। तो ये रोशनी इस पर पड़ेगा ना, इधर नहीं जा पाएगा। तो हम लोग क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण लग गया है। दिमाग में गया? सीधी ग्रहण मतलब है कि बीच में कोई आ जाएगा। समझ में आ गया ना? तो वही हो गए हैं। तो वही हो गया प्रकाश का रोग। तब बोलेंगे प्रकाश का रोग ऑब्स्टिकल्स ऑफ लाइट्स हो गए अर्थ के लिए। मून हो गया, जिसे चंद्रमा कहते हो, चांद कहते हो, ये बात हो गई। तो प्रकाश का रोग मतलब वो ऑब्स्टिकल लाइट्स मतलब हो गया, वही हो गया जो सूर्य की रोशनी के या कोई भी लाइट सोर्स को रोकने का काम करे, उसके आगे उसको जाने नहीं दे, उसी को हम लोग प्रकाश का रोग ऑब्स्टिकल्स ऑफ लाइट्स कहते हैं। अब कुछ प्रकाशीय माध्यम है जिसमें लाइट्स को हम लोग, अभी मैंने कुछ टेक्निकल टर्म्स देखा लाइट से संबंधित। अब क्या देखेंगे? प्रकाशीय माध्यम के प्रकार। कितने प्रकार के प्रकाशीय माध्यम होते हैं? कौन कौन? 3 को होता है, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभाषक। हाँ, तुम्हारे सिलेबस में 3 है, लेकिन 3 नहीं होते हैं ना। हाँ, सिलेबस में 3 ही है। प्रकाशीय माध्यम के प्रकार, टाइप्स ऑफ लाइट्स मीडियम, प्रकाशीय माध्यम के प्रकार। तो पहला है पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम। पारदर्शक मतलब क्या हुआ?
पारदर्शक, दर्शक मतलब दिखना, आर पार दिखेगा, वर्ड से मीनिंग निकालो। तो पहले ये बताओ पदार्थ क्या होता है, जिसको याद है बता सकते हो एनीबॉडी? पता है? हमने बुझते, हमको बुझाओ पदार्थ क्या है बताओ। जिसमें आयतन है जो जगह छेदता है और अवरोध उत्पन्न करेगा। यही क्या है? पदार्थ है। ये भी पदार्थ, ये भी पदार्थ, ये भी पदार्थ है। तो पारदर्शक माध्यम मतलब क्या होती है? जिस पदार्थ से होकर के प्रकाश लगभग, जिससे होकर प्रकाश गुजर सके, प्रकाश गुजर सके, जिससे होकर के प्रकाश क्या करे? गुजर सके, उसे क्या बोलेंगे? इतना तो सब कहते हैं, तो फिर हमें अंदर क्या है? हम थोड़ा अंदर जा पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये पारदर्शक माध्यम मतलब क्या है? जिससे इस अभी जो बताएंगे जितना भी कंसेप्ट इसका यूज आएगा प्रकाश के परावर्तन में, प्रकाश अपवर्तन में काफ़ी, है ना, जब हवा से भेजेंगे प्रकाश को पानी में। यानी कि मैंने बताया पारदर्शक माध्यम मतलब होती है जिस पदार्थ से होकर के प्रकाश लगभग पूर्ण रूपेण 100% अप्रोक्सीमेटली गुजर सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पारदर्शक माध्यम। अच्छी बात है। अब पारदर्शक माध्यम उसे कहते हैं जिसके आर पार हम आसानी से देख सकते हैं। अब बताओ इसके आर पार आसानी से देख पाएंगे? ये नहीं होगा पारदर्शक माध्यम, सीधा सा बात है। शीशा। हवा के आर पार देख सकते हैं? जी। देख सकते हैं, तो वो कैसा माध्यम होगा? पारदर्शक। क्या पानी का आर पार दिखा देगा? कहेगा कैसे मानेंगे? एक गिलास में पानी भर दो, कांच के गिलास में, कांच से भी आर पार हम लोग देख सकते हैं, गिलास से भी आर पार। गिलास बोलेंगे तो कांच बुझना, मतलब वही चाय पीने वाला गिलास जो है, ये शीशा भी समझ सकते हो, कांच टूट गया, जिसके आर पार हम लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो बोले इसीलिए इसका मतलब इस प्रकार के वो माध्यम हुआ, मीडियम हुआ, क्योंकि आर पार दिख रहा है, इसीलिए उसको बोलेंगे पारदर्शक माध्यम। तुम्हारे आर पार हम देख सकते हैं। समझ में आ गया ना? ये चीज़ हो गए हैं। जैसे हवा हो गया, एग्जाम्पल किए, इसके आर पार देख सकते हैं। पानी हो गया, कांच हो गया, ETC। और भी बहुत सारे मीडियम्स इसी प्रकार से हो सकते हैं जिसके आर पार हम लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो वो सारा का सारा पारदर्शक माध्यम हो जाएंगे। अब जैसे प्लेन मिरर पढ़ते हो, अभी तुमको मैंने पढ़ाया कि कांच होते हैं पारदर्शक माध्यम। एक तरफ जब पेंट कर देते हैं तब वो हो जाएगा कौन माध्यम? नहीं दिखा जाएगा। ठीक यही काम करते हो समतल दर्पण में। समतल दर्पण कैसे बनाया जाता है? कांच लेते हैं प्लेन, ऑब्जेक्ट लेंगे और उसके पीछे कलई कर देते हैं, सिल्वर रजती, तो उसके पीछे किया जाता है, तो वो आर पार नहीं दिखा देगा हमको। इसीलिए लाइट वहाँ पर क्या होती है? आने के बाद टकरा करके लौट जाएगी। ठीक है, तो वो चीज़ हो गया पारदर्शक माध्यम। जैसे मैंने चीज़ पहले कह दिया है कि पारदर्शक माध्यम मतलब आर पार दिखाई देगा, अच्छी तरीक़ा से, कोई दिक्कत वाला बात नहीं हो। सेकेंड बात हो गई जस्ट इसके उल्टा, अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम है ना, इसी को कहते हो ओपेक्यू मीडियम। लिखा है OPAQUE। इसी को अल्प पार नहीं, ठीक है, ओपेक्यू माध्यम। तो जस्ट इसका उल्टा, जैसे मैंने पहले बता दिया। अब कौन बुझेंगे पारदर्शक है, कौन बुझेंगे अपार? सिंपल सी बात है, जिसके आर पार दिखाई देता है पारदर्शक। अच्छा, ये कौन सा माध्यम है? अपारदर्शक है ना। कैसे बुझेंगे? आंख खोल कर देखो, दिखता है आर पार? नहीं दिख रहा। ये कौन माध्यम हो गया? अपारदर्शक माध्यम हो गया। तो जिस पदार्थ से होकर, अच्छा हमको नहीं दिख रहा है, आर पार नहीं दिख रहा है, तो प्रकाश भी नहीं गुजरेगा उससे होकर के। सीधी सी बात है, प्रकाश उसी से होकर पास करता है जिसको हम आर पार देख सकते हैं। तो देख लो, कोई भी एग्जाम्पल लो, सीधी सी बात है। ये कहेगा टिकरी आर पार दिखा देता है, कहेगा हम देख लेंगे, आंख बंद करो, एक ठो आगे में रखो और देखो आगे में कौन है, और बगल से पंजिंग गोल कर देना, नहीं देगा दिखाए। तो सीधी सी बात है, जिसके आर पार हम देख सकते हैं, प्रकाश भी उसी के आर पार जाएगी। क्यों ऐसा हुआ? इसका आगे करेंगे क्लियर, कहेगा तो आम बात है ना। इसके पीछे भी लॉजिक कारण है, कंसेप्ट फिजिक्स का है, आगे बताएंगे, अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि हम लोग प्रकाश परावर्तन अभी नहीं पढ़े, इसीलिए ऐसा क्यों होती है। दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स हैं, है ना। तो अपारदर्शक माध्यम जिससे होकर के प्रकाश नहीं गुजरे, जिससे होकर प्रकाश नहीं गुजरे। अब बताओ चंद्रमा कौन माध्यम है? अब तो खुद बता सकते हो। क्यों? चंद्रमा से होकर प्रकाश नहीं पार करती है,
कहेगा फिर दिख का रहा है, वो तो लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स का एग्जाम्पल है, आगे हम लोग सीखेंगे। यदि दिखता तो अभी जो तुमको पढ़ाए हैं सूर्य ग्रहण लगा है, यानी कि सूर्य के बीच में कोई, सूर्य और चंद्रमा धरती के बीच में कोई आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण हो गया। प्रकाश का रोक अब और तू कहेगा कि तू कहेगा हम नहीं मानेंगे चंद्रमा को अपारदर्शक, कहेंगे ठीक है नहीं मानो, देखो इसके सूर्य के बीच में चंद्रमा के बीच में, सूर्य और धरती के बीच में आ गया चंद्रमा, तुम्हें तो रोशनी पहुंचा है नहीं पहुंचा है, तो पारदर्शक माध्यम हो गया, सीधी सी बात है, क्योंकि सॉलिड से वो हम लोग, चूँकि हम वो तो लाइट उसके आर पार नहीं जा पाता है और हम लोग भी उसके आर पार नहीं देख सकते हैं, समझ में आ गया ना। धरती का आर पार नहीं दिखता है, धरती भी क्या हो गया और पारदर्शक माध्यम हो गया, ये बात हो गई। जिससे होकर प्रकाश नहीं गुजरे उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा है लकड़ी, अब तू खुद बहुत सारे वुड हो गया, लोहा हो गया, जितना भी सॉलिड्स हैं, सीधा सीधी बोले क्या बोले, जितना भी क्या है सब न, कांच भी सॉलिड्स हैं, सब सॉलिड्स ने, मोटा मोटी हम लोग इंजीनियर बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे सॉलिड्स हैं जिसके आर पार हम देख सकते हैं, लगभग सब सॉलिड्स, लगभग कह सकते हैं, पूरा नहीं, अपवाद हो गए कांच सब उसके आर पार दिखते, इसलिए वो सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ऑपेक्टिव मीडियम के, अपारदर्शक माध्यम के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अपारदर्शक माध्यम आर पार नहीं देखा जा सकता है। 3 नंबर में है पारभाषक माध्यम, ये सब पढ़ा होगा, इतना दिन से पढ़ रहा है तो, या ऐसी को कहते हैं, अल्प टाइम हो जाएगा तो कह देना, हालांकि अल्प पारदर्शक माध्यम, अल्प पारदर्शक कितना टाइम तक? 4:30। कितना टाइम हुआ है? अभी 4 बजे। 10-15 मिनट में पढ़ाएंगे। आज हम लोग पहुंचा देते हैं, कहाँ तक पहुंचाएंगे, प्रकाश के कल परावर्तन से पढ़ाएंगे, है ना, वहाँ तक पहुंचा देते हैं। आज शायद नहीं पहुंच पाएगा, कोई बात नहीं है। ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसलूसेंट, LUCENT, ट्रांसलूसेंट मीडियम पता ही होगा। पारभाषक माध्यम या अल्प पारदर्शक, मतलब अल्प पारदर्शक मतलब आर पार दिखाई देगा, अल्प मतलब कम, थोड़ा, तो पूरा नहीं देगा दिखाई आर पार, ये वही है। जिस पदार्थ से करके प्रकाश आंशिक रूप से गुजरे, है ना, प्रकाश आंशिक रूप से गुजरे, आंशिक रूप से गुजरे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे। हाँ, तो जैसे खूब पता होगा, तेल लगा हुआ कागज और घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज और घिसा हुआ कांच। अब ये चीज़ कर सकते हो, घर में गिलास तो होगा ही, एक नया गिलास होगा कांच का चाय पीने वाला, ठीक है ना, उसके आर पार देखो, नया गिलास जाते हो दुकान में लेने के लिए मॉल में, पूरा चकाचक आर पार से दिखता है ना, नहीं दिख रहा है। और दूसरा तुम्हारे घर में गिलास है, 1 साल पुराना गिलास, चाय पीते पीते घिस गया है, क्या उसके पास उसके आर पार हम लोग आसानी से देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं, इसीलिए उसको हमने क्या कह दिया, घिसा हुआ कांच, मतलब वही हुआ, ये नहीं हुआ कि जबरदस्ती घिसेंगे, वो भी घिसा हुआ कांच ही हुआ, यूज किया हुआ कांच कह सकते हो, या घिस दो उसके ऊपर घिसेंगे तो रगड़ा हो जाएगा उसके ऊपर, तो लाइट ठीक से पास नहीं कर पाएंगे और हमको देखने में भी क्या होंगे, प्रॉब्लम होंगे, यानी कि आधा सीधा ठीक है, पूरा नहीं होगा। उसी को हमने कह दिया पारभाषक या पारदर्शक मीडियम। और पारदर्शक माध्यम और पारभाषक माध्यम के ऊपर धुंधले रूप से देखा जा सकता है, पूरा पूरी दिखाई आर पार अच्छे से नहीं देंगे। नेक्स्ट पेज बढ़ाओ, लगा हुआ नहीं है, कल से मिनिमम 3 पेज लगा रखना जितना आदमी हो, है ना, अभी तो 1 पेज और खींच देंगे। अब उसके बाद देखो रे या किरण क्या होती है, हम लोग वो समझने का प्रयास करते हैं। रे किरण प्रकाश के चलने की राह को, अच्छा उससे पहले और भी है, जैसे मैंने बताया भी, चंद्रमा के पास खुद का लाइट्स नहीं है, वो सूर्य के लाइट से क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं। सूर्य का लाइट्स पड़ेगा कहाँ पर, चंद्रमा पर, और रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पड़ेगा, हमारे आँख तक, तब उसको हम देख पाते हैं। कोई भी वस्तु तभी दिखाई देगा जब उससे लाइट्स टकरा करके हमारी आँख तक पहुँचती है, तब वो वस्तु दिखाई देगी। यदि लाइट्स टकरा करके आँख तक नहीं पहुँचेगा तो वो वस्तु दिखाई नहीं देगा, सिंपल सी बात है। जैसे मेरे पास कुछ डायग्राम है और उस डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं कि वो चीज़ क्या है ना, क्या करना है यहाँ पर। अब देखो, जैसे गांव के एगो पढ़ल लिखल लोग यहाँ पर है,
और सूरज उगा हुआ है। हमने इससे पूछा, ये अपने आप बुझता है कि हम बहुत पढ़ल लिखल हैं। हमने इससे पूछा, सूरज उगल है ना, हमने इससे पूछा कि बताओ तुमको ये ट्री क्यों दिख रहा है? दिख रहा है जिसमें क्या है, दिख रहा है सूरज उगल है, दिख रहा है। डूबल है तब क्या दिख रहा है? तो उसका जवाब नहीं है। लेकिन हम लोग पास उसका क्या है, जवाब है। ये सूरज उगा हुआ है और ये ट्री उस वक्त का ही दिख रहा है। मैंने वैसे पहले भी कहा है, ये अभी दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, सूरज का रोशनी इस पर आया और टकरा कर कहाँ पर पहुँचा, आँख पर पहुँचा, तब हमको इस वस्तु, ये वस्तु हमको दिखाई दे रही है, वरना वस्तु दिखाई नहीं देगी। जैसे ये ट्री दिखाई दे रहा है, ये ट्री इसलिए दिखाई दे रहा है। अब क्या, इसका छोटी बात हम जानवे करते, जानता फिर जान लो, और इसका यूज जगह करेंगे। जैसे लाल गुलाब को नीले कहीं देखने में कैसा दिखाई देगा, आता है ना क्वेश्चन, तो वहाँ दिमाग काम कर देगा व्यक्ति का, तो वहाँ चीज़ बताना पड़ता है ना, तो भविष्य में काम आ गया सब चीज़, छोटी छोटी चीज़ समझ में आ गया ना, इसलिए बेसिक क्लियर कर देते हैं। जैसे मैंने बताया कि ट्री क्यों दिख रहा है और भी कोई वस्तु क्यों दिखती है, इसलिए दिखती है कि रोशनी उससे टकराएगा। देखो सूर्य भगवान है, लाइट छोड़ रहा है पूरा, लाइट किस पर पहले आएगी, वस्तु पर आएगी, जिस और वस्तु से फिर टकरा कहाँ जाएंगी, आँख पर, तब ये वस्तु हमको दिखाई देता है, वरना दिखाई नहीं देगा। और भी मेरे पास इमेज होंगे, जैसे देखो तुम चेहरा देख पाते हो मिरर में अपना, ये है चेहरा देख क्यों पा रही है, बल्ब जलाए हुए हैं रात में, जलाया हुआ है, बल्ब रोशनी कहाँ जाएगा, मिरर में जाएगा, और मिरर से टकरा कर कहाँ पड़ेगा, आँख पर, तब हमको दिखाई देता है। ये मत बुझना कि रोशनी पड़ता है आँख में तब दिखाई देता है कि वस्तु, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग मानते हैं ना कि सूर्य बल्ब जला दिए है ना, आँख पर पड़ेगा रोशनी तब दिखाई देगा। आँख के पास रोशनी उसनी कुछ है ही नहीं, तो फिर रोशनी पड़ेगा तो कैसे दिखाई देगा? आँख के पास लाइट्स हैं? नहीं है लाइट्स, इसलिए हमको दिखाई नहीं देता है। अब क्या करना है, हम मानेंगे है, तो रात में मिलना, समझ में आ गया ना। और उस वक्त पूछेंगे बताओ मेरे जेबी में कितना रुपया है, या गिन के, नहीं तो रात में कहना जेबी से निकाल के 2 को रुपया देना, अब पता चला 2 को 3 दे दिए हो। देखते हो रात में दुकानदार पास जाएगा तो ऐसे करके देखेगा क्या गो टका है। दिन में कहीं देखता ऐसे करके, क्योंकि दिन में रोशनी है, लाइट्स है, लाइट्स उससे आई, टकराई, और टकरा करके कहाँ पर, आँख पर स्पष्ट दिख रहा है। रात में लाइट्स है ही नहीं, यानी कि बहुत कम लाइट्स है, जितना मून का लाइट्स है, टकरा कर पृथ्वी पर है उतना ही लाइट्स है ना, इंडिया जिसे कहते हो, तो ठीक से नहीं दिखा जाता है। इसका मतलब लाइट्स रहेगा तो ही दिखेगा, नहीं रहेगा तो नहीं दिखेगा। ये दिख रहा है, इसका मतलब है इसे लाइट टकरा करके आँख तक पहुँचा तब दिख रहा है, और नहीं पहुँचेगा तो नहीं दिखेगा। अब पीछे में रखल है कलम, किसको दिख रहा है, किसी को नहीं। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि इससे लाइट टकरा कर आँख पर पड़ रहा है, भरने सूरज उगल है। कोई वस्तु तभी दिखाई देगा जब लाइट टकरा कर आँख पड़ेगा, तब समझ में आ गया ना। सहरसा का चलो पंचवटी दुकान में छेना रखा हुआ है, किसी को दिख रहा है? काहे नहीं दिख रहा है? उससे लाइट टकरा के आँख पर में किया, दिखेगा कैसे? सिंपल सी बात है, जिससे होकर टकरा पड़ेगा वो दिखेगा। अब बात बुझा? रोशनी होते हुए भी दिखाई नहीं देगा, तब तक दिखाई नहीं देगा जब तक कि लाइट टकरा के आँख पर नहीं पड़े, तभी दिखाई देगा, वरना दिखाई नहीं देगा। इमत बुझ रोशनी कुछ देख लेंगे हम। देखो दिल्ली में क्या हो रहा है अभी, तब तो IPL मोबाइल में क्या देख, रिचार्ज तो नहीं करवाते, कहते यहीं से IPL देख लेंगे, ड्रीम 11 क्या जी। अब बात क्लियर हुआ, लाइट्स होना काफ़ी ज़रूरी है, तो ये बात हो गई। तो और भी मेरे पास कुछ डायग्राम्स है, चेंज कर दो उसको। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स जो पढ़ाएंगे तो हम लोग इस कंसेप्ट को वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स क्या होती है, अच्छे समझ में आएगा। अब जैसे एक मीडियम यहाँ पर है, प्रकाशीय माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम। और जितना बात पढ़ रहे हैं हम लोग अभी, वो सारा का सारा रिकॉर्ड्स हो रहे हैं, समझ में आ गया ना। आज से 100 साल बाद भी दिखाई देगा। और घर पर जिसको पढ़ना होगा चैलेंज सर्च कर लेना, जेके क्लासेस आ जाएगा, फिर से रिवीजन मार सकते हो एक बार, दोबारा ऑफर है। जितना पढ़ रहे हैं ना सारा रिकॉर्ड हो रहा है ना, सारा एक एक लाइन सब चीज़ इसमें रिकॉर्ड हो रहे हैं, और फिर से जाकर रिवीजन कर सकते हो। ऑप्टिकल मीडियम तो आगे जब पढ़ेंगे हम लोग, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे, तो कभी लाइट गुजारेंगे पानी से हवा में, कभी हवा से मारेंगे पानी में लाइट, कभी कांच से पानी में, कभी पानी से कांच में, कभी फिर पानी से हवा से कांच में, कांच से हवा में। इस प्रकार का कुछ फेनोमिना वहाँ पर होता है, उसके लिए समझना पड़ेगा यहीं पर ऑप्टिकल मीडियम होता क्या है। ऑप्टिकल मीडियम, अच्छा दोनों जगह क्या बात लिख दिए हैं, हिंदी में कहते हैं इसको है प्रकाशीय माध्यम,
हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम। देखो माध्यम, कोई भी माध्यम हो, प्रकाश उसमें क्या करती है? ट्रेवल करती है। चाहे निर्वात हो, अब समय आ गया है निर्वात को समझने का, उस समय वक्त नहीं था। वैक्यूम क्या होती है? ध्यान देना, BSc दूगो यू है, दूगो सी मत देना, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। निर्वात क्या होती है? कुछ भी ना, जहाँ कुछ भी नहीं हो। तो उस दिन तो तू पढ़ा था ना शायद, जी। तो बोलो यहाँ पर कुछ हो नहीं रहेगा। मतलब क्या कुछ नहीं रहेगा? रसगुल्ला टिकरी है क्या? कुछ नहीं, लोग क्या समझेगा? कुछ नहीं मतलब बुझेगा यही चीज नहीं रहेगा। यदि खाने लाते बुझेगा तो बुझेगा भोजन नहीं रहेगा। जैसा सर जी अंतरिक्ष में हवा नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट बात करेगा ना, जहाँ एयर पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल सब नहीं होंगे। हम लोग मतलब समझते हैं गैस तैस नहीं होगा मतलब कुछ भी नहीं, ये कहते हैं। मतलब कुछ भी नहीं मतलब ये कुछ भी नहीं मतलब नहीं कि कुछ हो नहीं रहेगा। प्लेनेट सब तो रहेगा ना, और भी ग्रह सब तो, तारे सब तो रहेंगे। जी। जैसे मैंने बता रहा हूँ वैक्यूम को मतलब एयर मत बुझना, हवा मत बुझना, है ना। एयर और निर्वात, वैक्यूम दोनों में धरती आसमान का फर्क है। एयर मतलब पहले समझो, फिर उसको मतलब समझेंगे। ऐसे हम लोग अभी सांस ले, अभी हवा है ना, कहेगा नहीं मानेंगे, कहेंगे निकालो जब इस पानसैया और छोड़ दो ऊपर में। उड़ गया आगे तो मेरा है, 58 पर रह गया तुम्हारा है। हवा तो बह रहा है, वो तो उड़ा के ले जाएगा। इसका मतलब हवा उपस्थित है, गैस पार्टिकल उपस्थित है, डस्ट पार्टिकल उपस्थित है। समझ में आ गया ना। और हवा में सबसे अधिक कौन गैस पाया जाता है? उस दिन भी पढ़ा होगा, बोलो। सबसे अधिक कौन गैस पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। उसके बाद बोलो ऑक्सीजन, उसके बाद बोलो कार्बन डाइऑक्साइड। वही होता है। वही होता है, ठीक है। तो वायुमंडल में है। हाँ वायुमंडल इसीलिए। हाँ आर्गन बोले थे, निष्क्रिय गैस बोले होंगे, ठीक है। तो इन्हें जानना है। 78% ही, 21% ही होता है, 21% ही पाया जाता है। वो सब अभी हम लोग आगे पढ़ाएंगे वो चीज़। तो हम ये बता रहे हैं, यानी कि हवा बोलेंगे तो वहाँ गैस पार्टिकल रहेगा, गैस पार्टिकल रहेंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन भी होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होंगे, और भी गैस होते हैं, लेकिन कम कम, बहुत कम, 0.001% की मात्रा में कम होते हैं। समझ में आ गया ना। अब तू सोचेगा कि हवा है तो ऑक्सीजन खूब होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। नाइट्रोजन उपस्थित है वायुमंडल में। इसीलिए आगे पढ़ाएंगे फिजिक्स में, गोताखोर होते हैं, समुद्री गोताखोर, उसके सिलेंडर में जो है ना, सांस लेने के लिए देखा होगा हेलमेट तरह लगा लेता है, अब पीठ पर लाद लेगा, है ना। तो उसमें नाइट्रोजन सभी भरे होते हैं, हीलियम सभी भरे होते हैं सांस लेने के लिए। वो अभी आएंगे तब पढ़ाएंगे। तो हवा मतलब समझ में आ गया ना। हवा मतलब सिर्फ ये मत बुझो ऑक्सीजन है, उसमें ऑक्सीजन तो कम है, नाइट्रोजन भी है, आर्गन भी है, हीलियम भी है, और भी कई गैस के मिश्रण है। हवा क्या है? कई गैस के मिश्रण हो गए, उसमें मिला हुआ बहुत सारा गैस है। लेकिन जब वैक्यूम की बात करते हैं, अंतरिक्ष में बात करते हैं, समझ में आ गया ना। लगभग यहाँ से 500 किलोमीटर के बाद अंतरिक्ष शुरू हो जाते हैं, हम लोग कहते हैं, तो वहाँ पर गैस पार्टिकल कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे धरती से जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हो, धीरे धीरे जितना यहाँ डेंसिटी है हवा का, जितना यहाँ मतलब जितना घौंजा है, जितना हवा यहाँ उपस्थित है, जितना प्रेशर यहाँ उपस्थित है, धरती के सरफेस से, अर्थ के सरफेस, सतह से, जमीन से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, हवा घटते जाता है, ऑक्सीजन क्या होगा? घटते जाएगा। और एक समय ऐसा रहेगा, ऐसा आएगा, वहाँ ऑक्सीजन सब उपस्थित नहीं रहेगा। उसी को बोलेंगे अंतरिक्ष, यानी कि वैक्यूम, निर्वात बोल देंगे, कुछ भी नहीं है वहाँ पर। अब हुआ क्लियर? जितना तुम्हारे शरीर पर यहाँ प्रेशर लग रहा है, शरीर पर, अभी पहाड़ पर चोटी पर चढ़ते हैं, नाक से खून क्यों बहने लगता है? क्वेश्चन आती है एग्जाम में। क्योंकि अभी जितना लग रहा है शरीर पर प्रेशर, उस वक्त उतना दबाव नहीं शरीर पर लगता है। इस कारण से अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर अनबैलेंस होगा। बात समझ आ गया ना। तो अनबैलेंस होगा, बाहर का प्रेशर कम है, अंदर का प्रेशर ज़्यादा है। जैसे फूकना में खौफ भर देते हो, हवा कस कर ब्लास्ट कर जाता है ना। अब ब्लास्ट कब नहीं करता है? जब बाहर का प्रेशर अंदर का प्रेशर क्या बराबर हो। उस कंडीशन में फूटेगा नहीं फूकना। फूकना कब फूटेगा? जब खौफ हवा करते भर देते हो, यानी कि खौफ दबाव, खौफ प्रेशर। तो ठीक उसी प्रकार से जब हम लोग पहाड़ के ऊंचाई पर चढ़ते हैं, तो मैंने अभी बताया है। अब ये क्या बात है, तो कम है नहीं, टॉपिक से क्या मतलब है? कम है, फालतू कुछ भी नहीं बताते हैं। आगे इसी चीज़ को बोल देंगे कहे थे। समझ में आ गया ना। बेसिक चीज़ शुरू में पढ़ाते हैं, बाद में टॉपिक चलता है।
जैसे मैंने बताया कि हवा का डेंसिटी जो है अभी कब काम आएगा, ग्रह टिमटिम क्वेश्चन यहाँ पूछेगा ना, ग्रह टिमटिमाते हैं कि तारा वाला, ऐसे कुछ क्वेश्चन है, वहाँ पर जाएंगे ना। तारे क्यों टिमटिमाते हाँ, ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, समझ में आ गया ना, ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। तो इस प्लैनेट्स, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन है। हाँ, तारों का टिमटिमाना, ट्विंकल ऑफ स्टार, ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, यही चीज़ समझने के लिए फिर ये चीज़ बोलेंगे, ऐसा हो रहा है। और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, प्रकाश अपवर्तन पर आएंगे, ये चीज़ वहाँ काम आएंगे। फिर से सुनो मैंने क्या कहा, जितना डेंसिटी हवा का यहाँ पर है, जैसे ऊपर बढ़ेंगे डेंसिटी क्या होगा उसका, घटते जाएगा, घौंजापन घटते जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा हवा तो कुछ है ही नहीं, कोनो गैस नहीं है, उसी को निर्वात कहते हो, वैक्यूम कहते हो। और सुबह में पढ़ाई थे, इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ है, जो कैथोड ट्यूब से लेते हैं हम लोग। जे थॉमसन साहब क्या कहते, बताओ क्या कहते, जे थॉमसन साहब उस ट्यूब से होकर, कैथोड ट्यूब से जो है, उससे सब गैस को निकाल लिया और उसमें इनर्ट गैस को डाल दिया, वैक्यूम क्रिएट कर लिया। तो हम लोग अर्थ पर भी वैक्यूम को, अब नहीं समझ में क्या हम बोले, तुम्हें समझने के लिए भी नहीं था क्या कहा हमने, जे कैथोड नहीं जानना है, 11 से जानना है। जैसे मैंने बताया कि अंतरिक्ष, वहाँ अंतरिक्ष मतलब यही होती है, वहाँ हवा तवा कुछ भी नहीं है, जहाँ नहीं होगा उसका नाम रख दिया अंतरिक्ष, और कुछ नहीं अंतरिक्ष है। बात बुझा? अंतरिक्ष मतलब क्या होगा, जहाँ हवा तवा नहीं होगा, नाम रखल है, हमने नाम रख दिया, कोई आदमी रखा होगा, वो बोला अंतरिक्ष, इसीलिए हम भी बोल रहे हैं अंतरिक्ष, और कुछ नहीं है, ये चीज़ है। और चलो इसके बाद जो है, हाँ, तो अब चलते हैं प्रकाशीय माध्यम। तो प्रकाश जो है, लाइट जो है, हवा हो नहीं हो, सब माध्यम से होकर गुजरेगा। जितना भी पारदर्शक माध्यम है, जिसकी आर पार हम लोग देख सकते हैं, उस सब से होकर के लाइट्स गुजरेगी। लाइट्स को गुजरने के लिए किसी प्रकार का माध्यम नहीं चाहिए, समझ में आ गया ना। एक चीज़ सुना होगा कि जैसे तू फोटो में देखा होगा, चंद्रमा पर गया है आदमी, एकदम सूट बूट सिलेंडर उलेंडर, जैसे आईसीयू में लगाता, नाक उक में लगा गया है, काहे लगा कि बेवकूफ़ थोड़े वो, उसको पता है कि वहाँ एयर है ही नहीं, और एयर नहीं रहेगा तो सांसें ले पाएंगे, इसीलिए पहले से व्यवस्था करके गया है वो, कुछ समझ रहे हो ना। इसीलिए नहीं कहेगा हवा तो सब जगह होगा, नहीं है हवा, इतना किल्लत है, कभी उसके बिना कोरोना करना आदमी मर रहा है, मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर का रहना मर रहा है आदमी, सोचो इस कीमत, वो चीज़ है। तो ऑप्टिकल मीडियम हम लोग समझेंगे प्रकाशीय माध्यम, मतलब जिससे होकर के वह क्षेत्र या वह एरिया, वह रीजन, वह माध्यम जिससे होकर के प्रकाश क्या कर सके, गुजर सके और हमारी आंखों तक पहुंच सके, उसी को प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। वही लिखा है, वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकल करके आंख तक पहुंचती है, वही क्या हो गया, प्रकाशीय माध्यम। जैसे सूर्य से प्रकाश निकल के हमारी आंखों तक पहुंच गया, तो बोलेंगे ये बीच में जो जिससे होकर गुजरा है ना प्रकाश, जिससे होकर आई है, दरबार मार कर आई है, वही हो गया प्रकाशीय माध्यम। जिससे होकर तुम जाते हो, कहते हो ये रास्ता है, क्या कहते हो, और जिससे होकर प्रकाश जाएगा बोलेंगे वो माध्यम है। बात बुझा? अरे क्लियर हो रहा है? जिससे होकर हम जाएंगे वो क्या होगा, रास्ता, और जिससे होकर प्रकाश जाएगा वो होगा माध्यम, और कुछ नहीं है, प्रकाश दौड़ेगा, वही हो गया प्रकाशीय माध्यम, जिससे होकर ये माध्यम होती है। अब ये माध्यम जो है, जैसे हवा है, पानी है, कांच है, ETC है ना, हवा, पानी, उसके बाद कांच, ETC कर दो सीधा, ETC में सब आ गए। तो अब ये भी होते हैं दो प्रकार का, एक होता है समांगी, कौन बताएगा समांगी का, हमको समझाओ, हम बुझ ही नहीं रहे हैं, डिफिनेशन से हमारे यहाँ काम नहीं चलता है, किताबी भाषा से। होमोजीनियस, समांगी माध्यम, बोलो पवन, तू केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बताओ। जो एक ही समान है होमोजीनियस मीडियम, और उसके बाद विसमांगी माध्यम, जो एक ही समान हो। क्या एक समान, हमने बुझते हैं, बताओ क्या एक समान, क्या एक समान। शरबत में नींबू घोल देंगे। अच्छा, तू लेक्चर मेरा कोनो पढ़ा था क्या? नहीं पढ़े, मतलब ऐसे शिवम बताया होगा ना, तो कैसे तू जानता है? तू तो कहीं से जरूर पहुंचा होगा।
क्योंकि अभी तो हम फिजिक्स में केमिस्ट्री में 2 दिन पहले जो फिक्स पढ़ाए हैं उस चीज़ को, तो सोचो समझो उस चीज़ को, हम लोग समझने का प्रयास करते हैं आखिर अंतर क्या है। ये चीज़ काम कब आएगा, ये जो पढ़ रहे हो ना, इसका काम आएगा फिजिक्स में, प्रकाश के अपवर्तन में ज़्यादा काम आते हैं। जिसे मैंने बताया कि माध्यम समझ में आ गया होगा, प्रकाश जिससे होकर के गुजरेगा, दरबर मारेगा, वही हो गया प्रकाशीय माध्यम। क्योंकि प्रकाश दरबर लगा रहे इसलिए प्रकाशीय माध्यम उसके नाम पर। समझ में आ गया ना। ऐसे नहीं कहते हो रोड पर 2 रास्ता होता है, एगो गाड़ी चलने वाला आदमी चलने वाला कहेगा ये गाड़ी चलने रास्ता है, ये कहेगा लोग चलने रास्ता है, होता है ना रोड पर, कहेगा अलग अलग बोलेंगे। हाँ, मुझे शर्म नहीं है ना। बड़े बड़े शहर में पटना से में देखोगे तो मान लो रोड है, इधर से होकर गाड़ी चलती है, अब बगल में वो रोड से ऊंचा रहेगा, 1 हाथ ऊंचा होते हैं, वो उसके शोल्डर कहा जाता है। हाईवे इंजीनियरिंग पर होगे उससे होकर खाली आदमी चलेगा, उससे होकर मतलब गाड़ी सब नहीं चलते हैं। मार्केट समझ है ना, गाड़ी चलने वाला अलग रहेगा और आदमी चलने वाला अलग। ताकि टकराए कोई नहीं। गाड़ी चलेगा कहेगा ना रोड होकर मत चलो, कहते हो ना किनारे से होकर चलो, वो हो गया आदमी का रास्ता, वो हो गया रोड का रास्ता। वही बात है, प्रकाश चलेगा तो प्रकाश का रास्ता यानी कि प्रकाशीय माध्यम। और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक समांगी माध्यम, एक विसमांगी माध्यम, होमोजीनियस मीडियम और हेटेरोजीनियस मीडियम। तो डिफिनेशन पहले सुनो फिर समझेंगे। समांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट समान होते हैं। ये समझा के छोड़ देंगे। प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट समान होते हैं। अब तू खुद कहेगा कि हम समझ गए हैं। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हवा का मिश्रण कैल्साइट और है विभिन्न पानी सर जी। हाँ, अभी रुको ना, अभी खाली लिखने दो, किताब में लिखल क्या है। अब बुझते हैं ना, समांगी विसमांगी पढ़ाटा फिजिक्स डिसाइड करो, वैसे समझते हैं। तो लगता है 6वां कह कर आया है। तू बताओ कच्चा रसगुल्ला और पक्का रसगुल्ला में क्या अंतर है? जैसे ये सोचो, इसे हमको समझाओ, रसगुल्ला में और लड्डू में क्या अंतर है? आप सीधा ये तो बता सकते हो ना। वो कह दिया तो वही समांगी विसमांगी है, बात खत्म। सीधा तू बताओ। रसगुल्ला में रस रहेगा सर। ये बोलेगा ना। चलो बताओ, ये कहेगा, बोलो रसगुल्ला में और लड्डू में क्या अंतर है? रसगुल्ला में रस भरल रहेगा, लड्डू में नहीं रहता है। लड्डू सूखा हुआ है। अब देखो उसका गुण सब अलग अलग। उसको ब्रेक करो, लड्डू को क्या करो, तोड़ो, तो इतना मतलब उसका जो कण निकलेगा, जिसे कहते हो बुनिया का कारण निकलेगा, और रसगुल्ला का बहुत छोटा होगा। जी। और रसगुल्ला का कण जितना होगा वो लड्डू जितना होगा वो आपस में समान नहीं होंगे। लेकिन इसी लड्डू की बात करेंगे तो वो सब आपस में समान होगा, और रसगुल्ला की बात करेंगे ऊपर आपस में समान होंगे। यानी कि उसका कण का साइज अलग होगा, लड्डू का रसगुल्ला क्या होगा, अलग होगा। ठीक उसी प्रकार से समांगी माध्यम क्या होती है? समांगी माध्यम होमोजेनियस मीडियम, प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट सब क्या होगा, एक जैसा होगा, तो बोलेंगे समांगी माध्यम है। जैसे हवा में देखो, सब कण का साइज क्या है, सेम है। माने गैस पार्टिकल डस्ट पार्टिकल है, बहुत सारा गैस मिला हुआ खोपड़ी में गया, क्या हुआ, हंस रहे हो? कुछ ज़्यादा समझ में आ रहा है? दूध केस मस्ता है, खूब बुझेगा तब, और नहीं बुझता तो बुझेगा हाँ झूठा मुड़ी हिला रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो क्या ये समझ में आया? होमोजेनियस माध्यम मतलब क्या हुआ, जितना भी पार्टिकल है उसके अंदर सब का साइज क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। वही होगी, हम प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट समान होते हैं। लड्डू को कन्हों से तोड़ो, रसगुल्ला कन्हों से तोड़ो, और स्वाद एक के आता है, आता है ना? अच्छा आएगा ना? लड्डू रसगुल्ला हमने सिर्फ लड्डू के रसगुल्ला की बात किया है, तो फिर समझ ले रहे हो बात को। मैंने क्या कहा, लड्डू को कहीं से तोड़ो एक ही साइज आएगा, चाहे इधर से खाओ उधर से खाओ, और रसगुल्ला का भी उसी प्रकार से आएगा। किधरों सर जी सौंप पकड़ा गया था। बिना सौंप वाला है तब वो अलग बात हो गया। हमने समझने का प्रयास किया टॉपिक को एग्जाम्पल लेकर। क्या समांगी क्लियर हुआ? इसका मतलब प्रत्येक समांगी माध्यम उसको बोलेंगे कि उसका प्रत्येक भाग का कोना बिचला इधर उधर सब का बनावट और गुण एक जैसा होगा। सब जगह रसगुल्ला किन्हों तोड़ो मीठे लगेगा, सब जगह से एक ही प्रोपोर्शन होते हैं। बात समझ रहे हो ना? वही होगी, जैसे कहेंगे ब्रिक एक समांगी हो गया, ईटा को कहीं तोड़ो सब जगह सेम प्रोपोर्शन दिखेगा। समझ रहे हो ना? हैं इसे
पेड़ को तोड़ो तो सब जगह सेम प्रपोर्शन, ऐसा थोड़े है यहाँ कुछ और यहाँ कुछ और। बात समझ रहे हो ना। वो हो गए समांगी माध्यम। जैसे हवा का मिश्रण तो सब जगह गैस का जो मात्रा है वो बराबर है। ऐसा थोड़े है यहाँ हवा बहुत अधिक है, हमको दिख रहा है वह हवा साथ साथ अधिक है, कहीं अलग अलग, ऐसा कुछ होता नहीं है। वो हो गए समांगी माध्यम। ऐसी में कुछ खोट होगा, जैसे इसने कहा तो ये हो गया विसमांगी। अब बुझा सो पक रह जाएगा क्या होगा। हाँ, तो गर्म या ठंडा पानी, विभिन्न गर्म पानी का अलग गुण, ठंडा पानी का अलग गुण, है ना। तो अब देखेंगे हम लोग इसका। देखो विसमांगी माध्यम के जस्ट इसका उल्टा, प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट असमान होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, प्रत्येक भाग के गुण और कौन चीज बनावट असमान होते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, हेट्रोजीनियस। फॉर एग्जाम्पल जैसे बात करेंगे हम लोग, अरे हमने तो उल्टा ही तुमको पढ़ा दिया है। ये एग्जाम्पल होंगे इस चीज़ का, जी सुनो। और इसका एग्जाम्पल होगा जल, मिस्टेक थोड़ा सा हो गया, ध्यान नहीं दिए। जल और कांच नहीं होंगे। फिर से सुनो, जैसे मैंने बताया, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। हवा का मिश्रण गर्म पानी ठंडा पानी नहीं होंगे, वो होमोजेनियस मीडियम। समझने का प्रयास करो फिर से। देखिए तुमने केमिस्ट्री में मैंने पढ़ाया है, नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन के जो कण है, उस सब का आपस में, वो जो लड्डू वाला बताया वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, वो सही है। यहाँ एग्जाम्पल लिखने में मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। जैसे मैंने बताया जैसे मैंने पहले बताया है, हवा जो है वो कई गैस का क्या होते हैं, मिश्रण होते हैं। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, और भी कई गैस होंगे उसमें और भी कई गैस। तो सब के अणु का साइज जो होते हैं या परमाणु का साइज जो होंगे, नाइट्रोजन का अणु के साइज और ऑक्सीजन के अणु का साइज अलग अलग होते हैं। जी बात समझ रहे हो ना। केमिस्ट्री जब तुम लोग को पढ़ाएंगे तो उसे बताएंगे हम। नाइट्रोजन के अणु का साइज या परमाणु का साइज आकार और ऑक्सीजन के परमाणु का साइज या आकार वो अलग होंगे। और नाइट्रोजन का ही सिर्फ रहेगा तो एक ही साइज होंगे, ऑक्सीजन का ही सिर्फ रहेगा तो क्या होंगे, एक ही साइज होंगे। और चूंकि हवा में बहुत सारे गैस मिले हुए हैं, इसीलिए वो क्या होंगे, विसमांगी माध्यम होंगे। अभी जो इससे पहले बोला था समांगी, मेरे दिमाग में चला था डेंसिटी वाला टर्म, इसीलिए इसे मुंह से निकल गया। डेंसिटी सब जगह हवा का समान होगा। एक खास डेप्थ में बात करेंगे इतना मीटर में, तो उसका डेंसिटी समान होगा। दिमाग में तो इसलिए समांगी निकल गया मुँह से। कुछ और सोच रहे थे, मुझे कुछ और बोल रहा था। इसे पढ़ने वक्त 100% कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। बात समझ जाएगा ना। हवा का डेंसिटी सब जगह लगभग क्या है, समान है, लेकिन वो कैसा मीडियम है, वो विसमांगी मीडियम है, वो हेट्रोजीनियस मीडियम है। क्यों, उसमें अलग अलग गैस है और सब गैस के मॉलिक्यूल का साइज अलग अलग होते हैं। इसी को केमिस्ट्री में प्रूव कर देंगे तुमको। गर्म पानी ठंडा पानी को मिलाओ, गर्म पानी सिर्फ बात सुनता तो ठीक है, ठंडा पानी अलग बात करेंगे ठीक, लेकिन जब दोनों को मिला देंगे तब वो गड़बड़ भांज हो जाएंगे, क्योंकि सबका पार्टिकल का साइज क्या होंगे उस कंडीशन में अलग अलग, गर्म पानी का अलग। अब जैसे जल का बात करेंगे, सिर्फ पानी का बात करेंगे, तो पानी का मॉलिक्यूल का H2S मिलकर बने हुए हैं, सबका साइज क्या होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल साइज का होंगे। कांच का यदि बात करेंगे, सबका साइज क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि तुम हवा में ये समझो लड्डू और रसगुल्ला दोनों मिलाया हुआ है, ये हो गया हेट्रोजीनियस मीडियम। वो एग्जाम्पल मेरा सही था, वो गलत नहीं था, ये भी कह दिए। बात समझ में आ गया ना। और जल का तो सीधे रसगुल्ले और लड्डू तो लड्डू, वो हो गए समांगी माध्यम। वो सही था समझाने का तरीका, थोड़ा सा गाड़ी फिसल गया, समझ रहे हो ना, क्योंकि टाइम होने वाला है, यहाँ उधर भी मेरा है। इतना हुआ क्लियर। चलो तो आज यहीं रखते हैं, आगे का प्रोग्राम फिर हम लोग कल करेंगे। चलो पेज खोलो।